हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। ये हमारी दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में बचे लास्ट क्लास है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, ये वाला जो चैप्टर है आपकी पीछे वाली दो क्लासेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स या कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू दी पोलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी दिल्ली सल्तनत। अब जब हम एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है दैट इज द नेचर ऑफ स्टेट, कि दिल्ली सल्तनत की स्टेट जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने सेटअप किया, जिस तरह की गवर्नमेंट उन्होंने सेटअप की, क्या उसकी नेचर थी। अब इसमें नेचर में मतलब कंट्रोवर्सी क्या है कि ये क्वेश्चन ही क्यों है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले तो किसी पार्ट ऑफ हिस्ट्री में किया नहीं है, किसी पीरियड ऑफ हिस्ट्री के लिए ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं है। अब दिल्ली सल्तनत में स्पेशली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब पहले क्लेम किया जाता था कि दिल्ली सल्तनत को हमें एक प्रॉपर थियोक्रेटिक स्टेट समझना चाहिए। थियोक्रेसी क्या होता है? थियोक्रेसी वो जैसे डेमोक्रेसी लोगों की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लाइक जिसके लिए हम बोल देते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जहां लोग ही पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। थियोक्रेसी रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट, जहां थीइज्म हम वर्ड यूज करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे ही गवर्नेंस की जाती है, गवर्नमेंट चलाई जाती है। क्या दिल्ली सल्तनत एक थियोक्रेटिक स्टेट थी? अब इनिशियली क्लेम किया जाता था, हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी थी, लेकिन मतलब अगर हम दिल्ली सल्तनत के एस्पेक्ट्स को ध्यान से देखें, जिस तरह से स्टेट गवर्न की जाती थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि चाहे सुल्तान फॉर्मली क्लेम करते थे कि हमारी एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन दिल्ली सल्तनत को उस तरह से नहीं रन किया जाता था जिस तरह से लेट अस से कैलिफेट को रन किया जाता था। रशीदुम कैलिफेट के टाइम पे गवर्नमेंट रन की जाती थी, उस तरह की गवर्नमेंट नहीं थी। थियोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है कि जो रिलीजियस एलिट्स होते हैं, उलेमा होते हैं, अगर मुस्लिम केसेस की हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं या क्रिश्चियन स्टेट्स की बात करें, तो उसमें जो कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती है एंड वो पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट को कंट्रोल भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। दिल्ली सल्तनत के केस में क्या जो रिलीजियस एलीट थे, जिनके लिए हमने वर्ड यूज किया था उलेमा, क्या उनके पास पॉलिटिकल पावर थी, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर थी टू डू थिंग्स? दिल्ली सल्तनत के केस में ये चीज हो जाएगी फॉल्स। ऐसा उनके पास कोई पावर नहीं थी। क्या उनकी एडवाइस ली जाती थी? बिल्कुल ली जाती थी। क्या उनकी एडवाइस हर बार मानी जाती थी? बिल्कुल नहीं मानी जाती थी। तो एज फार एज रिलीजियस एलीट्स होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिसेस और पॉलिटिकल अथॉरिटी इज कंसर्न, तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं था। जो टर्किश नोबल्स होते थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती थी, वही पॉलिटिकल ऑफिसेस होल्ड करती थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन रन करती थी। कोशिश की जाती थी जहां तक पॉसिबल हो, अब दूसरा सवाल आता है, जहां तक पॉसिबल हो इस्लामिक लॉ शरिया को फॉलो किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन की वजह से जहां जहां मतलब शरिया की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी है, तो दिल्ली सुल्तान्स ने वो मॉडिफिकेशन भी की है। एक दो एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, जैसे इल्तुतमिश का एग्जांपल दिया था जिसने उलेमा को डिसरिगार्ड किया था। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का भी एक एग्जांपल है कि एक फेमस काजी थे, काजी मुइज़ुद्दीन, वो उसे अप्रोच करते हैं, उसे बोलते हैं कि क्या तुझे डर नहीं लग रहा कि ये जो तू जिस तरह से तू स्टेट गवर्न कर रहा है, जिस तरह से तू सरकार चला रहा है, ये तो टोटली तू अन इस्लामिक से वे में चला रहा है कि हशरे रोज तेरे साथ क्या होगा, जजमेंट डे वाले दिन तेरे साथ क्या होगा, तो तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? अलाउद्दीन खिलजी, अब ये रिकॉर्डेड है उस टाइम के रिकॉर्ड्स में, बरानी हिस्टोरियन थे उस टाइम के जो रिकॉर्ड करते हैं, वो कहते हैं कि यार अलाउद्दीन खिलजी जवाब देता है कि व्हाट विल हैपन ऑन दी जजमेंट डे, आई डोंट नो, बट I run the affairs of the state as I deem them to be most expedient। मेरे को तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ही पता है बच्चे इसकी, कि मेरे को जिस तरह से लगता है, मौके के हिसाब से लगता है कि अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो स्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं वो कर देता हूँ कि अब जजमेंट डे पे जो होना होगा हो जाएगा, उसके बेसिस पे सरकार को मैं इस तरह से या उस तरह से रन नहीं कर सकता, वो मैं अपने तरीके से ही रन करूंगा। इनफैक्ट जिस हिस्टोरियन की, कंटेम्परेरी हिस्टोरियन की मैं बात कर रहा हूं, जियाउद्दीन बरानी,
ये लिखते हैं कि स्टेट इन इंडिया वॉज नॉट, ये बहुत ही अफसोस वाले शब्दों में, जैसे इनकी जो बुक है उसमें बहुत अफसोस प्रकट करते हैं ये कि अनफॉर्चुनेटली जो स्टेट इन इंडिया है टोटली इस्लामिक स्टेट नहीं है। मतलब ये कंटेम्परेरीज का कहना है। आज हम पीछे जैसे भी देखते हैं अपने तरीके से एनालाइज करते हैं, उस टाइम के जो कंटेम्परेरी राइटर्स थे वो कह रहे हैं कि यार स्टेट इन इंडिया इज नॉट टोटली इस्लामिक, यहाँ शरिया को इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरह से प्रॉपर इस्लामिक स्टेट में किया जाना चाहिए। इनफैक्ट बरानी ही हमें बताते हैं कि टू सप्लीमेंट शरिया सर्टेन सेकुलर रेगुलेशंस वर ऑल्सो मेड। जो सुल्तान होते थे वो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते थे जो कि इम्प्लीमेंट की जाती थी। इन सेकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए वर्ड यूज किया जाता था, आप ध्यान में रखेंगे ये वर्ड, ज़वाबित। ज़वाबित, दीज वर द सेकुलर रेगुलेशंस मेड बाय किंग्स और सुल्तान्स टू सप्लीमेंट शरिया। तो मतलब बरानी कहता है कि यहाँ शरिया के साथ साथ ज़वाबित भी है। फिर बरानी दो पार्ट्स में अफेयर्स को डिवाइड करता है, कह रहा है कि एक तो दीनदारी हो गई, दीनदारी दीन धर्म के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि रिलीजियस अफेयर्स हो गए। दूसरा जहानदारी हो गई, सेकुलर अफेयर्स ऑफ द स्टेट हो गए, सेकुलर फंक्शंस ऑफ द स्टेट हो गए। कह रहे हैं कि इन मैटर्स में तो इस्लामिक लॉ को डिसरिगार्ड सा किया जाता है, इतना प्रॉपर जितना रिगार्ड देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता। ये कंटेम्पररी हिस्टोरियंस के एनालिसिस के बेसिस पे है कि भाई यहाँ पर सेकुलर रेगुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, सेकुलर फंक्शंस ऑफ द स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, शरिया को उस फॉर्म में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उलिमा के पास, रिलीजियस एलीट के पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। तो लाइक हम उस तरह से दिल्ली सल्तनत को एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बोल सकते। हाँ, फॉर्मल प्रोक्लेमेशंस में डेफिनेटली सुल्तान्स बोलते थे कि ये इस्लामिक स्टेट है। इल्तमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने कैलिफ से मंसूर भी लिया है, जिसकी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या है ये मंसूर एंड ये क्या पॉलिटिकल पर्पस सर्व करता था। ऐसा नहीं है कि देवर सो रिलीजियसली मोटिवेटेड कि यार अगर जब तक मैं कैलिफ से मंसूर नहीं लूंगा तब तक तो मेरा राज ही एक इलीगल सा राज होगा। वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए, अपना लाइक ये शो करने के लिए कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, अपनी सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कैलिफ से मंसूर लिया। इससे उनका रोब और रुतबा भी इस्लामिक वर्ल्ड में इंप्रूव होता था। तो मंसूर, एंड अगर हम अदरवाइज भी न्यूमेरिकली ही देख लें कितने सारे दिल्ली सुल्तान हुए हैं, उसमें से सिर्फ 3 ही लोगों ने तो मंसूर लिया है। बलबन ने नहीं लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लिया, तो क्या उनकी गवर्नमेंट लीगल गवर्नमेंट नहीं थी? अलाउद्दीन खलजी ने नहीं लिया। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने तो अपने आप को ही कैलिफ घोषित कर दिया, भाई मैं ही कैलिफ हूं। तो क्या उनकी गवर्नमेंट लीगल गवर्नमेंट नहीं थी? तो ये पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज है, पॉलिटिकल बेसिस पे ही सरकार को रन किया गया है। सर्कमस्टांसेस जैसा डीम करते थे वैसा सुल्तान्स ने परफॉर्म किया है। सिर्फ फिरोज तुगलक के केस में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ऑर्थोडॉक्सी आ गई थी पॉलिसीज में, उसके भी अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां थी। उसे नोबल्स को खुश करना था, उसे उलेमा को खुश करना था, तो उस कंटेक्स्ट में कुछ कंजर्वेटिव, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव पॉलिसीज वगैरह अडॉप्ट की गई थी उस टाइम में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ स्टेट ऑफ दिल्ली सल्तनत। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट वाज नॉट अ प्रॉपरली अ थियोक्रेटिक स्टेट, रादर लाइक इट वाज लाइक एनी अदर एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट। जिस तरह से कोई भी एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम, उस टाइम की मोनार्किकल रिजीम्स रन की जाती थी, जैसे समुद्रगुप्त ने प्रमोट किया है, लाइक सबको सपोर्ट किया, वैसे ही इनकी रिजीम थी। हाँ, अब सोशल लेवल पे तो हम उस चीज़ की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सोशल लेवल पे तो बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ मुस्लिम थोड़ी सी टेंशंस जनरेट हो ही रही थी। आई एम नॉट बिलाइंग दोज टेंशंस, बट डज दैट मीन के स्टेट को बिल्कुल इस्लामिक टर्म्स में रन किया जाता था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट अगर लॉ की भी हम बात करें, एज फार एज क्रिमिनल लॉ वॉज कंसर्न, उसमें लार्जली शरिया की वायलेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। लेकिन एज फार एज पर्सनल लॉ वॉज कंसर्न, उसमें शरिया को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता था। मुस्लिम्स वर गवर्नड बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदूज वर गवर्नड बाय हिंदू पर्सनल लॉ। कोई प्रॉपर्टी की डिवीजन होनी है, शादी करनी है, ऑल दोस थिंग, बाकी जितना भी पर्सनल लॉ के कंटेक्स्ट में जो रेगुलेशंस थी वो हर कम्युनिटी का अपना पर्सनल लॉ उन पे अप्लाई किया जाता था। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे रिगार्डिंग द नेचर ऑफ स्टेट ऑफ ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत।
अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। द एपेक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर was formed by Sultan, who was all powerful, who was deemed to be all powerful. All authority emanated from the office of Sultan. Political head, military head, religious head नहीं चलो, लेकिन सारी की सारी authority was concentrated in the hands of Sultan. कोई भी ऑफिस ग्रांट करना है, किसी को किसी पोस्ट पे लगाना है, किसी को किसी पोस्ट से हटाना है, सुल्तान का पर्सनल प्रेरोगेटिव होता था। वो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी भी था, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी उसके पास थी, सबसे सबसे सुप्रीम कोर्ट भी था, वो कोर्ट ऑफ अपील भी था। अगर डिफरेंट लेवल पे जो काजीज एग्जिस्ट करते थे, जुडिशियल डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता था, अल्टीमेट जो अपील होती थी अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स दैट ले बिफोर सुल्तान। अगर वो मैटर इतना सीवियर है तो सुल्तान खुद जुडिशियल डिसीजंस भी देता था। तो The entire authority was concentrated in the office of Sultan. अब सुल्तान ने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए जो गवर्नमेंट थी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बाइफरकेट की हुई थी। इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है दैट इज दीवान। डिपार्टमेंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है दीवान, या ऑफिस के लिए वर्ड यूज किया जाता है दीवान। दीवाने विजारत, फिर दीवाने अरस, दीवाने इंशा, दीवाने रसालत। ये चार मेन डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली सल्तनत के बच्चे। ये आप इनका नाम हर वक्त आपको याद होना चाहिए, 4 मेन डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये आगे मुगल्स के टाइम पे भी मोर और लेस ऐसे चलेंगे, थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। शेरशाह सूरी के टाइम पे भी यही डिपार्टमेंट्स रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेम्स ऑफ दीज 4 डिपार्टमेंट्स, दीवाने विजारत, दीवाने अरस, दीवाने इंशा, दीवाने रसालत। दीवाने विजारत इन चारों डिपार्टमेंट्स में से भी, रादर सभी डिपार्टमेंट्स में से, ऑल दी पॉसिबल डिपार्टमेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था दीवाने विजारत, दैट डेल्ट प्राइमरली विद फाइनेंस, बट अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विजारत के पास जनरल सुपरविजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करेगा वजीर। दीवाने वजारत वुड बी हेडेड बाय द ऑफिस ऑफ वजीर। जैसे राजा, चोर, सिपाही, वजीर, हम गेम खेलते होते थे छोटे होते, तो वजीर, चेस में भी वजीर होता है। तो विजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड एंड जनरल सुपरविजन ओवर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, सुल्तान के नीचे वजीर। दीवाने अरस वाज हेड ऑफ द मिलिटरी डिपार्टमेंट। दीवाने अरस वाज हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट हेडेड बाय अर्ज़े मामलुकात या अर्ज़े मुमालिक, एक ही बात है, अर्ज़े मुमालिक या अर्ज़े मामलुकात, who was head of the military department। डिपार्टमेंट का नाम दीवाने अरस, हेड अर्ज़े मुमालिक। यहां पर लेकिन आपको एक बात समझनी है, अभी मैंने जस्ट पहले 2 सेकंड पहले बोला है कि सुल्तान वाज हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, वो कमांडर इन चीफ भी है। यहां पर मैं हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट बोल रहा हूं अर्ज़े मुमालिक। मतलब आपको क्वेश्चन आता है कि कमांडर इन चीफ कौन था, तो क्या जवाब दोगे, अर्ज़े मुमालिक या सुल्तान? सुल्तान कमांडर इन चीफ था। अर्ज़े मुमालिक का एडमिनिस्ट्रेटिव काम था कि आर्मी को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, किस कमांडर के पास कितनी फौजें होंगी, उसके पास घोड़े कितने होंगे, उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, उस फौजी मतलब जो जितनी आर्म्स है कि कैवेलरी को किस तरह से मेंटेन करके रखना है, किस कमांडर के पास कितनी कैवेलरी है, कितनी इन्फेंट्री है, जो फौज की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का हेड था अर्ज़े मुमालिक। लेकिन मान लो कोई लड़ाई होनी है, उस टाइम पे सुल्तान खुद कैंपेन स्पेसिफिक कमांडर अपॉइंट करता था। जैसे गुजरात कैंपेन थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो सुल्तान ने कमांडर अपॉइंट किया अपना नुसरत खान और उलुग खान, 2 अलाउद्दीन खिलजी के फेवरेट नोबल्स थे। उनको ये कमांड देता है कि गुजरात कैंपेन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप 2 लोगों की है। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने वार्डन ऑफ वेस्टर्न मार्चेस अपॉइंट किया गाजी मलिक को
कि वेस्टर्न फ्रंटियर पे, इधर सेंट्रल एशिया से जो मंगोल अटैक्स हो रहे हैं, वहां से अगर कोई भी अटैक हो रहा है तो इस पूरे फ्रंटियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरी। बाकी जितने भी फोर्ट्स हैं, किले हैं, कमांडर हैं उस एरिया में, वो तुझे रिपोर्ट करेंगे। तो केस टू केस बेसिस पे सुल्तान कमांडर्स अपॉइंट करता था। एंड काफी बार तो सुल्तान खुद ही कैंपेन्स लीड करता था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की कैंपेन लीड की है, तो सुल्तान खुद ही कमांडर इन चीफ था, आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन अर्ज़े मुमालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था उसका हेड अर्ज़े मुमालिक था। एंड आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ कि ये सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने क्रिएट किया है, ये दिल्ली सुल्तान, स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान बलबन ने ये ऑफिस क्रिएट किया। बाकी सारे ऑफिसेस मोस्टली इल्तुतमिश एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से एस्टेब्लिश हो गए थे। ये सेपरेट ऑफिस क्रिएट किया गया था बलबन द्वारा। पहले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी वजीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, फिर बलबन को लगा यार वजीर के पास पहले बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, थोड़ा सा आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बेटर करने के लिए हमें एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट कर देना चाहिए। दीवान इंशा, ये रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस या आप बोल सकते हो कि मतलब राजा की, सुल्तान की कॉरेस्पॉन्डेंस विद हिज नोबल्स एज वेल एज राजा की कॉरेस्पॉन्डेंस विद नेबरिंग किंगडम्स, वो भी ये दीवान इंशा ही देखता था। तो आप कह सकते हो इन अ वे, मतलब आज की मिनिस्ट्रीज उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस टाइम पे तो दीवान इंशा था जो कि फॉरेन अफेयर से भी आप बोल सकते हो कि डील करता था। कोई एम्बेसडर मतलब यहाँ से मैसेज लेके जाएगा लेट्स से रणथंबोर वाले राजा के पास, तो दीवान इंशा का वो मैसेंजर होगा, वो मैसेज कन्वे करेगा, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं वो पूरी करेगा। तो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर फॉरेन अफेयर्स था दीवान इंशा। लास्ट है इसमें, इन चारों में से लास्ट है दीवान रसालत, जो कि रिलीजियस अफेयर्स से डील करता था, रिलीजियस मैटर से डील करता हुआ डिपार्टमेंट था। इसमें जो चैरिटीज वगैरह की जाती थी या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मदरसाज या फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जाते थे, वो दीवान रसालत के कंट्रोल में होते थे। दीवान इंशा वाज हेडेड बाय बरीद मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। आपने बरीद ये टर्म पहले भी सुना है कहीं? हमने अलाउद्दीन खिलजी का एस्पॉइनेज सिस्टम किया था मार्केट रिफॉर्म्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें हमने किया था कि उसने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जिसमें स्पाइस होते थे, बरीद एंड मुनिया। बरीद जो होते थे वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते थे, जो मुनिया थे वो सीक्रेट एजेंट्स होते थे, स्पाइस वगैरह होते थे। तो उसी डिपार्टमेंट का वो जो सारा एस्पॉइनेज भी है, कॉरेस्पॉन्डेंस है कि राजा तक खबर पहुंच रही है कि नहीं, ये सारा दीवान इंशा का काम था, जिसका हेड था बरीद मुमालिक। दीवान रसालत का हेड है सदर उस सदर, सदर उस सदर। सदरों का सदर, छोटे सदर है, ये बड़ा सदर है, सदर उस सदर, सदरों का भी बड़ा सदर, चीफ सदर है ये। सदर मतलब लोकल लेवल पे भी होते थे, प्रोविंशियल इक्ता लेवल पे भी होते थे सदर, उनका काम होता था रिलीजियस चैरिटीज वगैरह करनी। जो सेंट्रल लेवल पे, जैसे एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, जो सेंट्रल लेवल पे सदर होता था उसका बोलते थे सदर उस सदर। तो हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट या फिर दीवान रसालत। फिर जुडिशियल डिपार्टमेंट, एज फार एज जुडिशरी वाज कंसर्न, तो मैंने आपको बताया कि सबसे सुपीरियर अथॉरिटी तो इस केस में भी सुल्तान ही थी। लेकिन अब सुल्तान हर केस तो नहीं सुनेगा, एक प्रॉपर जुडिशियल डिपार्टमेंट भी होगा जो कि लोअर लेवल तक जाएगा, शहर में इक्ता लेवल पे या परगना लेवल पे, जो भी नीचे के लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वहां पर भी कोई जस्टिस डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। जो कि मतलब किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर हो गया, तो कौन सुनवाई करेगा? तो उसके लिए काजीज अपॉइंट किए जाते थे, काजीज या फिर मुफ्तीज अपॉइंट किए जाते थे एट डिफरेंट लेवल्स। सिटी लेवल पे होते थे, परगना लेवल पे होते थे, इक्ता लेवल पे होते थे, सेंट्रल लेवल पे होते थे। ये जो सारा जुडिशियल डिपार्टमेंट था, दिस वाज हेडेड बाय
काजी उल कुज्जत। काजी उल कुज्जत, ये भी वही बात है जैसे सदरों का बड़ा सदर, काजियों का बड़ा काजी, चीफ काजी। ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट, बट इसके डिसीजंस के अगेंस्ट भी अपील लाई कर सकती है सुल्तान को। जैसे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, लेकिन उससे थोड़ी सी ज्यादा बात है। यहाँ सुल्तान खुद ही फैसला सुना सकता है, इनके डिसीजंस को आउटराइटली रिजेक्ट भी कर सकता है। काजी उल कुज्जत, यूजुअली क्या होता था, सेम पर्सन, एक ही बंदा जो सदर उस सदर की पोस्ट पे बैठा होता था, उसी बंदे को काजी उल कुज्जत भी अपॉइंट कर दिया जाता था। जैसे वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तो जो बंदा वाइस प्रेसिडेंट है वही चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, जो बंदा सदरुस सदर है वही बंदा काजी उल कुज्जत भी है। यूजुअली, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता था, लेकिन यूजुअली सेम बंदा वाज अपॉइंटेड एज सदरुस सदर एज वेल एज काजी उल कुज्जत। फिर हमने पॉलिटी डिस्कस करते वक्त, पॉलिटिकल कंडीशंस डिस्कस करते वक्त एक पोस्ट की थी नायब की, नायबे मुमालिक या नायबे मामलूकात। नायब, प्यार से बस हम नायब ही बोलते हैं। ये क्या थी? ये थी डेप्यूटी, डेप्यूटी ऑफ द सुल्तान, डेप्यूटी ऑफ द रिजीम या रीजेंट ऑफ द स्टेट। कई बार सुल्तान्स, ये एक रेगुलर पोस्ट नहीं थी, हर बार नहीं होती थी, कई बार सुल्तान्स ये पोस्ट क्रिएट करते थे नायब की, मतलब पोस्ट का क्रिएट करते थे। कई बार जब सुल्तान वीक होता था, जैसे नसीरुद्दीन महमूद, बलबन की मदद से ये स्लेव डायनेस्टी का जो रूलर था, इल्तुमिश का बेटा था, ये गद्दी पे बैठता है। बलबन नहीं चाहता था, बलबन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन खुद कंट्रोल करना चाहता था, तो इसने अपने लिए पोस्ट क्रिएट करवा ली थी नायब की, कि तू भाई सुल्तान है, मैं तेरा डिप्टी हूँ, तू अपना एंजॉय कर, सारी एडमिनिस्ट्रेशन मैं खुद देख लूंगा। तो जो सुल्तान के बिहाफ पे सारे फंक्शंस करता था, सारी पावर होती थी जिसके पास, उस ऑफिस को हम बोलते थे नायब। अलाउद्दीन खलजी के टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन, जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मलिक कफूर वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ नायब। उसके पास अब सारी की सारी पावर आ गई, जो काम सुल्तान कर सकता था वो नायब कर सकता था, अनलेस सुल्तान बोल दे कि नहीं करना, अगर सुल्तान पावरफुल इनफ है। इन मोस्ट केसेस तो नायब की पोस्ट ही नहीं होती थी। जब नायब की पोस्ट नहीं होती थी तब वजीर सबसे सीनियर ऑफिसर होता था। अगर नायब की पोस्ट क्रिएट की हुई है, अगर नायब एग्जिस्ट करता है, तो वजीर नायब का जूनियर बन जाएगा, मतलब वजीर नायब को रिपोर्ट करेगा। लेकिन अगर नायब की पोस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती, फिर वजीर सबसे सीनियर हो जाएगा। तो ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत है, आप ध्यान में रखेंगे। डिपार्टमेंट्स के नाम आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर हमने जब हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, तो हमने काफी सारे और स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। दीवाने कोह डिस्कस किया था हमने। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? दीवाने कोह, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। किसने क्रिएट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्रिएट किया था। तो कुछ स्पेशल जो चीजें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर दीवाने खैरात डिस्कस किया था हमने। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? चैरिटीज का डिपार्टमेंट। किसने एस्टेब्लिश किया था? फिरोज तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था। दीवाने बंदगनी डिस्कस किया था हमने। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? स्लेव्स का डिपार्टमेंट है। किसने एस्टेब्लिश किया था? फिरोज तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल लेवल पे तो ठीक है, सुल्तान ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बना ली, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना लिए। फिर लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे? जो एम्पायर था या सल्तनत थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस इक्तास। इक्तादारी सिस्टम हमने किया था, इल्तमिश ने जो कि स्टार्ट किया था। इल्तमिश स्टार्ट करता है इक्तादारी सिस्टम, जिसमें अंपायर वॉज डिवाइडेड इनटू इक्तास। जैसे हमारे कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, ब्रिटिश टाइम्स में कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, उस जमाने में सल्तनत वॉज डिवाइडेड इनटू इक्तास। काइंड ऑफ प्रोविंशियल लेवल आप मान सकते हो इक्तास को। हर इक्ता
का हेड होता था वली या फिर मुक्ति। वली भी बोल देते थे, मुक्ति भी बोल देते थे, या प्यार से हम इजी बातचीत के लिए इसे इक्तादार भी बोल देते हैं। इस वली या मुक्ति का काम होता था कि अपने इक्ता के अंदर, अपने स्टेट, अपनी प्रोविंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब प्रॉपरली उसे एडमिनिस्टर करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दूसरा, अपने इक्ता में से, अपनी स्टेट में से रेवेन्यू कलेक्ट करना लोगों से। देन तीसरा काम, कुछ मिलिट्री फोर्सेस मेंटेन करना, एंड जब सुल्तान डिमांड करेगा मिलिट्री फोर्सेस कंट्रीब्यूट करना। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कंटेक्स्ट में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं इक्तादारी सिस्टम के ऊपर, कि जो भी इसकी सैलरी बनती थी, जो रेवेन्यू इसने कलेक्ट किया है, उस रेवेन्यू में से अपनी सैलरी काट लेगा एंड बाकी का सरप्लस सुल्तान के पास भेज देगा, सेंट्रल ट्रेजरी को भेज देगा। सरप्लस के लिए मैंने आपको बताया था क्या टर्म इस्तेमाल किया जाता था, इंपॉर्टेंट था वो टर्म, फवाजिल। याद है कि नहीं? कि जितनी सुल्तान ने से बात हुई है इसकी, भाई तेरी इतनी सैलरी बनती है, अपनी सैलरी वो काट लेगा, जो रेवेन्यू सरप्लस होगा वो सेंट्रल ट्रेजरी को भेज देगा। सरप्लस को बोला जाता था फवाजिल। अब ये तो हो गया इक्ता वाला लेवल। क्या इसके नीचे भी कोई लेवल होता था? बिल्कुल जी, इसके नीचे लेवल होता था शिक। शिक वॉज हेडेड बाय शिकदार। Every इक्ता it was further divided into शिक। शिक का हेड होता था शिकदार। शिक के नीचे लेवल होता था परगना। परगना, परगना लेवल पे ऑफिसर होता था अमील। जो तो ये लेवल है, यहां तक जो बंदे बैठे हुए हैं ना, वली है कोई जो इक्ता का हेड है, या शिकदार है जो कि शिक का हेड है, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। इनके पास फौज भी होती थी, तो तभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे कि अगर कोई रिबेलियन हो जाती है, कोई बोलता है कि यार मैं टैक्स नहीं दे रहा, ले लो, अगर लिया जाता है तो इनके पास कुछ मिलिट्री फोर्सेस भी होती थी जिनके बेसिस पे मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अगर शिकदार की फौजों से काम ना चले, ये बोल देता था अपने वली या मुक्ति को कि भाई ये तो बहुत रिबेलियन हो रही है, लोग टैक्स टुक्स नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को और हेल्प चाहिए। तो ये अपनी फोर्सेस लेके फिर आता था एंड लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट वगैरह करता था या रिबेलियन सप्रेस करता था। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी इनके पास, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी इनके पास। लेकिन परगना लेवल पे जो ऑफिसर अमील था, ही वॉज बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टर। ये अपने ये आप प्रोविंस लगा लो, ये आप डिवीजन लगा लो, ये आप डिस्ट्रिक्ट लगा लो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये रेवेन्यू कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहता मतलब था ये। इसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो जो नीचे वाले विलेज लेवल पे या ग्रुप ऑफ विलेजेस वाले लेवल पे रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो इसको देते थे ऑफिसर्स। ये अपना रेवेन्यू शिकदार को हैंड ओवर करता था, शिकदार वली को हैंड ओवर कर देता था, वली सेंट्रल ट्रेजरी को हैंड ओवर कर देता था। यहां पर बेसिकली सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होती है। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन परगना लेवल पे खत्म होती है, जहां पर अमील ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था। लेकिन क्या इसके नीचे कोई लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं था, लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं था? नहीं, लेवल्स थे लेकिन सरकारी ऑफिसर्स नहीं थे। सरकारी ऑफिसर्स बस यहां खत्म हो गए हैं। नीचे अब लोकल रूरल इलीट्स आ जाएंगे। अगला लेवल है ग्रुप ऑफ विलेजेस। ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड सबसे बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था विलेज। विलेज लेवल का हम अलाउद्दीन खलजी जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हमने किया था कि विलेज लेवल पे जो हेडमैन होता था, सरपंच होता था, पंच होता था, उसे बोला जाता था खूत या फिर मुकद्दम। दोनों ही टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था, खूत या फिर मुकद्दम। एंड ग्रुप ऑफ विलेजेस वाले लेवल पे जो ऑफिसर होता था वो था चौधरी, चौधरी साहब। अब ये लेकिन जो बंदे थे चौधरी या फिर मुकद्दम, ये एज सच स्टेट द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स नहीं थे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं टर्किश नोबल हूँ, मेरे को अपॉइंट कर दो, मेरे को क्या
पोस्टिंग मिली हुई है आजकल मैं चौधरी और फलानी जगह हूं, ऐसा नहीं है। जो विलेज के इलीट्स होते थे, उन्हीं इलीट फैमिलीज में से किसी एक बंदे को वो मतलब स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेती थी कि भाई इस विलेज का मुकद्दम तू है, या विलेज कम्युनिटी खुद ही प्रपोज कर देती थी कि यार हमारा मुकद्दम ये है। तो जो सोशल कंट्रोल का सिस्टम पहले चला आ रहा था, दिल्ली सल्तनत ने इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया। एंड मुगल्स के टाइम पे भी ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। वो जो हम कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी इन आवर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसीलिए है क्योंकि ऊपर गवर्नमेंट में कोई भी बैठा हो, उन्होंने नीचे वाले लेवल्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। ब्रिटिश ने भी काफी टाइम तक कोशिश की कि जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, उससे वो छेड़खानी ना करें। लेटर ऑन उन्होंने छेड़खानी करनी स्टार्ट कर दी, कुछ रिफॉर्म्स वगैरह, चेंजेस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, लेकिन इनिशियल टाइम्स में तो उन्होंने भी कोशिश की है जो बेसिक फैब्रिक ऑफ दी सोसाइटी है, रूरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हम ऑल्टर ना करें। तो विलेज लेवल पे जो विलेज कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, उसका जो इन जनरली जो एलीट था, पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, जो एलीट फैमिलीज एग्जिस्ट कर रही थी, उन्हीं में से किसी एक को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता था एज मुकद्दम, जिसे विलेज कम्युनिटी ही प्रपोज कर देती थी। अभी इनका क्या काम होता था? लोगों से रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू तो भाई अशोका के टाइम से कलेक्ट हो रहा है, महाजनपदास के टाइम से कलेक्ट हो रहा है। अगर कोई विलेज है बहुत पुराने जमाने से सेटल्ड है, वहां से रेवेन्यू तो कलेक्ट हो ही रहा है। तो जो हेडमैन होते थे उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, भाई अपने विलेज से तुम ही रेवेन्यू कलेक्ट कर लो। इनको असिस्ट करने के लिए ऑफिसर होता था पटवारी, जो आज भी एग्जिस्ट करता है काफी सारी स्टेट्स में, जो अकाउंट्स मेंटेन करता था विलेज लेवल पे। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, भाई तुम ही रेवेन्यू कलेक्ट कर लो। एंड तुम अपना रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको दोगे? चौधरी को, जो उस इलाके का, लेट्स से ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस, ग्रुप ऑफ 84 विलेजेस, ग्रुप ऑफ 150 विलेजेस, जो भी वहां का एक यूनिट बनता होगा, जो कि केस टू केस बेसिस पे वेरी करता था। उस एरिया का, उस इलाके का, उस रीजन का जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड होता था, सबसे बड़ा जो जिम्मेदार होता था, उसके लिए उसे अपॉइंट कर दिया जाता था, उसे रिकॉग्नाइज कर लिया जाता था एज चौधरी, कि भाई चौधरी इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा खुद से या मुकद्दम से। अब चौधरी वॉज असिस्टेड बाय कानूंगो, जो कि आज की डेट में भी काफी सारी स्टेट्स में ये ऑफिसर एग्जिस्ट करता है, पंजाब में एग्जिस्ट करता है, जो अकाउंट्स मेंटेन करता था इस ग्रुप ऑफ विलेजेस वाले लेवल पे, चौधरी वाले लेवल पे। तो चौधरी ग्रुप ऑफ विलेजेस वाले लेवल से इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ये रेवेन्यू कलेक्ट करके दे देता था अमील वाले लेवल को, अमील को दे देता था, जो कि परगना लेवल पे रेवेन्यू कलेक्टर होता था, ट्रेजरर होता था। कई बारी परगना इतना छोटा होता था या ग्रुप ऑफ विलेजेस इतने ज्यादा होते थे कि परगना में एक ही चौधरी होता था। कई बार किसी परगना में 2 चौधरी भी हो सकते थे, कि 200 विलेजेस हैं, 100 विलेजेस का एक चौधरी लगा दिया, 100 विलेजेस का दूसरा चौधरी लगा दिया। कई बार ऐसे होता था कि भाई 150 तो टोटल विलेज हैं पूरे परगना में, तो एक ही चौधरी है पूरे परगना में। लेकिन अमील सरकारी ऑफिसर होता था जो परगना से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो चौधरियों से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। चौधरी आगे इन खूदसंद मुकद्दम से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब ये सरकारी ऑफिसर्स तो थे नहीं, फिर इनको सैलरी कैसे मिलती थी? इन लोगों को तो सैलरी मिलती थी, ये सरकारी अफसर थे, इन लोगों को हिस्सा मिलता था कि भाई जो तुमने रेवेन्यू कलेक्ट किया उसमें से थोड़ा सा कट रख लो, 10% तू रख ले जितना तूने एक गांव में से कलेक्ट किया है। अब इसके पास तो 100 गांव थे, तो इसको बोल देते थे कि चल तू 2.5% ऑफ दी 100 गांव का रेवेन्यू रख ले, तो इन दोनों को कमीशन मिल जाता था। एंड ये आगे हैंड ओवर कर देते थे। खुद इनकी जो जमीनें होती थी, दे वर नॉट सपोज टू पे द टैक्सेस। इसी कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको भी फोर्स किया था, भैया तुम किस खुशी में टैक्स नहीं देते हो? तो अगर तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो स्टेट के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करते, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एहसान कर रहे हो, तो मैं अपने बंदे अपॉइंट कर देता हूं, तो या तो तुम भी टैक्स दोगे या फिर तुम भी हट जाओ। तो ये लोकल लेवल पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। ठीक है बच्चे, इजी है आई गेस, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। टैक्स 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 हम बात कर रहे हैं, कौन से टैक्सेस थे जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शाही खजाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन जो बैकबोन थी वो थी लैंड रेवेन्यू की।
वो थी लैंड रेवेन्यू की। अब लेकिन इस लैंड रेवेन्यू को हमने थ्योरेटिकल जो टैक्सेस वगैरह एग्जिस्ट करते थे उसमें फिट इन करना है। तो इस्लामिक लॉ के तहत मतलब 4 बेसिक, शरिया के हिसाब से 4 बेसिक टैक्सेस होने चाहिए किसी इस्लामिक स्टेट में। खम्स, खराज, जजिया एंड ज़कात। खम्स, खराज, जजिया एंड ज़कात। खम्स वॉज बेसिकली वॉर बूटी, जो वॉर में प्लंडर वगैरह किया जाता था, जो खजाना लूटा जाता था, दैट वॉज खम्स। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, अकॉर्डिंग टू शरिया, दिस वॉर बूटी वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 20:80 कि 20% सुल्तान रखेगा एंड 80% जो सोल्जर्स होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। 20% सुल्तान रखेगा, 80% जो फौज गई है, चाहे फौज के सीनियर कमांडर हैं, चाहे छोटे से छोटा फौजी है, किसी कुछ ना कुछ तो हर फौजी को मिलेगा, किसी ना किसी तो कुछ ना कुछ तो हर उस बंदे को मिलेगा जो कि कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इनफैक्ट कुछ फाइटर्स इस तरह से होते थे जो कि स्टेट के फाइटर्स भी नहीं होते थे, एज सच आर्मी के बंदे भी नहीं होते थे। वो कहते थे कि बस हमें साथ ले जाओ, वॉर बूटी में हिस्सा मिल जाएगा, बस हम उसी से खुश हैं। वो स्टेट के फौजी भी नहीं होते थे। तो इस खम्स के चक्कर में, वॉर बूटी के चक्कर में वो भी कैंपेन्स में पार्टिसिपेट कर लेते थे। अब ये लेकिन जो रेशो है ये थ्योरेटिकल रेशो है, कायदे से, तमीज से, शरिया के हिसाब से ये रेशो होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता था? एक्चुअली इसका बिल्कुल उल्टा फॉलो होता था। 80:20, 80% तो सुल्तान खुद रख लेता था, 20% वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोल्जर्स जिन्होंने उस कैंपेन में, उस मिलिट्री कैंपेन में पार्टिसिपेट किया होता था। तो एक्चुअली चीजें उल्टी थी। सिर्फ एक सुल्तान था जिसने ये वाली रेशो फॉलो की है, 20:80 वाली। कौन सा वो सुल्तान होगा बताओ? आपको पता होना चाहिए, हमारी पिछली क्लासेस की डिस्कशन के बेसिस पे फिरोज तुगलक वॉज द ओनली सुल्तान जिसने इस रेशो पे, जो इस्लामिक लॉ में टेक्निकली दी हुई है, उसी रेशो में खम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो पहला हो गया खम्स। दूसरा है खराज। ये खराज के लिए वर्ड माल भी यूज किया जाता था। अब तुम कोई और माल ना समझो इसको। लैंड टैक्स वॉज नोन एज माल या फिर खराज। तो बेसिकली इट वॉज सपोज टू बी लाइक द मेन स्टे, जैसा कि मैंने बोला भी है कि लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन स्टे ऑफ द ट्रेजरी। तो खराज वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट। जब कैंपेन्स वगैरह नहीं हो रही हैं, जब कोई ऐसा लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, तो नॉर्मल टाइम्स में खराज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लैंड टैक्स। अब इसकी रेशो भी 20 से 30 की रेंज में वेरी करती है। बाकी यहाँ कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। मैंने आपको बताया इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो लैंड टैक्स था ये 33% पे कलेक्ट किया जाता था। 1/3 वॉज द डिमांड ऑफ द स्टेट। जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/3 वुड बी द डिमांड ऑफ द स्टेट। मोस्टली इस रेशो को एडहेयर किया गया है। सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास जब इससे ज़्यादा टैक्स लिया गया है। एक अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे, एक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। दोनों ने 50-50% पे लैंड टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में, पूरे एम्पायर में उन्होंने 50% कर दिया। सिर्फ दोआब वाले रीजन में, जो कि बहुत फर्टाइल रीजन था, वहाँ उन्होंने 50% तक रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज किया। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा जजिया। अब इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले थोड़ी सी, कि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ जो नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम किंगडम्स में रह रहे थे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी दे वर सब्जेक्टेड टू अ स्पेशल टैक्स नोन एज जजिया। नाउ दिस वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स कि ओनली नॉन मुस्लिम्स वर सपोज टू पे दिस टैक्स। लेकिन मतलब इसमें ये था कि वो जो कुरानिक इंजंक्शन है कि या तो इस्लाम कबूल करो या डेथ, उसका एक वे आउट दिया हुआ है। ये भी कुरान में ही दिया हुआ है। दिस टेक्स्ट वाज आल्सो मेंशन्ड इन कुरान के ऐसा नहीं है कि लाइक आपने जो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा सबको मार देना है। अगर
जो जजिया दे रहा है उसको आप लाइक जजिया पेइंग कम्युनिटी ऑफ पीपल दे वुड गेट जिम्मी स्टेटस, या ज हम पर्शियन में यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, अरेबिक में धिम्मी हो जाता है, धिम्मी स्टेटस या जिम्मी स्टेटस। प्रोटेक्टेड पीपल, जिन लोगों को लाइक आपने कमिट ही कर दिया कि ये हमारे प्रोटेक्टेड लोग हैं, इन्हें हम लाइक प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, इनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आप उन्हें टॉर्चर नहीं करोगे इन द नेम ऑफ रिलीजन, बट दे वुड बी सपोज टू पे एक्स्ट्रा टैक्स नोन एज जजिया। ठीक है। लास्ट जो टैक्स है हमारा ज़कात, ये हमने जब 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम किए थे तब भी ये डिस्कस किया था। ज़कात ये हर मुस्लिम की ड्यूटी होती है कि अपने इनकम में से कुछ हिस्सा ये रिलीजियस चैरिटी के नाम पे उसे लाइक डोनेट करना है, कि अपने पुअर ब्रीदन जो हैं, जो नीडी लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए कुछ पोर्शन ऑफ हिज इनकम उसने डोनेट करना है। अब स्टेट किस तरह से ये चीज़ इंश्योर करती थी? Now this tax was collected only from Muslims. Only Muslims were supposed to pay this tax. If the jizya was supposed to be paid only by non-Muslims, this was a tax which was supposed to be paid only by Muslims. कि उनकी religious duty है भाई, तुम्हारा लाइक बनता है कि तुम कुछ पोर्शन अपना डोनेट करो आर्म्स में, चैरिटीज में, तो स्टेट आपसे ये टैक्स कलेक्ट करेगी। इनफैक्ट इस टैक्स का स्टेटस ऊपर वाले 3 टैक्सेस से थोड़ा सा डिफरेंट था। अब इन तीनों टैक्सेस से जो पैसा आता था इसे एक सेपरेट ट्रेजरी में रखा जाता था, जो कि शाही ट्रेजरी थी। सुल्तान जैसे चाहे उस ट्रेजरी का इस्तेमाल कर सकता था, चाहे वो बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल कर दे, चाहे वो आर्मी रेस करने में इस्तेमाल कर दे, या किसी भी तरीके से वो इसका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ज़कात से जो पैसा आता था, अब ये वो पैसा है जो मुस्लिम से ये बोल के लिया गया कि सरकार आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर रही है, सरकार इस पैसे से चैरिटीज कर देगी, सरकार इस पैसे से गरीब लोगों का भला कर देगी, तो इसे एक अलग फंड में रखा जाता था, एंड वो फंड दे दिया जाता था सदर उस सदर को। अभी हमने किया सदर उस सदर, चीफ सदर, हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट, उसको दे दिया जाता था कि भाई ये मुस्लिम्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया वो पैसा है जिसका इस्तेमाल हम चैरिटीज में करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम लोगों की पढ़ाई, लोगों के भले में करेंगे, तो सदर उसे स्पेंड करता था। बाकी का पैसा सुल्तान की शाही ट्रेजरी में जाता था। तो ये 4 बेसिक टैक्सेस हैं जिनके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। फिर इनके अलावा कुछ अदर टैक्सेस वगैरह भी होते थे, जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी के केस में देखा, उसने घड़ी एंड चरी 2 टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए, हाउस टैक्स या टैक्स ऑन पैस्चर्स। इसके अलावा मतलब ये तो स्टेट के टैक्सेस थे। अब ये देखो कि ऐसा तो नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद जाके टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है। टैक्स कलेक्ट करने के लिए तो विलेज लेवल पे खूत या मुकद्दम जा रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस वाला लेवल है, परगना लेवल है, वहां पर चौधरीज जा रहे हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए लोगों से। ये अपने ही कुछ इलीगल टैक्सेस चार्ज करते रहते थे कि गांव में किसी की शादी हुई है तो पहले मुकद्दम को टैक्स देके आना पड़ेगा, किसी के बेटा हुआ है मुकद्दम को टैक्स देके आना पड़ेगा, किसी का कारवां गुजर रहा है, किसी विलेज से कारवां गुजरा है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो कुछ इलीगल टैक्सेस भी होते थे जो कि सरकार नहीं इम्पोज करती थी, लेकिन लोकल कंडीशंस की वजह से जो लोकल जमींदार वगैरह होते थे वो ये टैक्सेस चार्ज करते थे, या लोकल लेवल पे जो कई बार ऑफिसर्स भी होते थे, सरकारी अफसर भी होते थे, वो भी चार्ज कर लेते थे, जो कि सुल्तान ने नहीं बोले होते थे। इलीगल टैक्सेस के लिए वर्ड आप ध्यान में रखेंगे, इन्हें बोलते थे आबवाब्स। द इलीगल टैक्सेस, इलीगल सेस ड्यूटीज कलेक्टेड एट द लोअर लेवल। तो इस तरह डिफरेंट टैक्सेस है। बाकी ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत टैक्स होता था, शुल्क वगैरह लगाया जाता था। These are the different forms of taxes collected from people during दिल्ली सल्तनत। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंड टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है, लैंड रेवेन्यू, जो कि 1/3 रेट पे कलेक्ट किया जाता था। एंड हमने पहले भी डिस्कशन की थी, जजिया को ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड ही समझा जाता था कि भाई जजिया अलग से नहीं कलेक्ट किया जाएगा, तुमने 33% दे दिया, उसमें जजिया इंक्लूडेड ही है।
फिर ओवर एंड अबव क्या होता था कि जो खूस एंड मुकद्दम्स होते थे उनके ऊपर कंसेशनल, मतलब दे वर नॉट सपोज्ड टू पे एनी टैक्सेस, उनसे कम टैक्सेस लिए जाते थे। ब्राह्मण्स, उनके ऊपर से कम टैक्सेस लिए जाते थे कि तुम एलिट्स ऑफ द लोकल सोसाइटी हो, तुम भी थोड़ा सा कम टैक्स दे दो। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी। पर लेकिन सवाल आता है कि ये टैक्स कलेक्ट कैसे किया जाता था? हाउ वॉज दिस टैक्स कलेक्टेड, ऑन व्हाट बेसिस, कि 33% कैसे कैलकुलेट होगा? जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन होता था वो होता था बटाई, बांटना, क्रॉप डिवीजन, कि भाई 2/3 तेरा 1/3 हमारा। जो विलेज हेडमैन जाएगा 1/3 2/3 उसके पास छोड़ देगा, 1/3 उठा के ले जाएगा। बटाई वॉज द मोस्ट कॉमन मेथड। लेकिन कुछ रूलर्स ने लैंड मेजरमेंट करने की भी एफर्ट्स किए हैं। ऑफ कोर्स अब पूरे इंडिया में तो लैंड मेजरमेंट नहीं करवाई किसी ने, लेकिन कुछ जो स्टेप्स लिए, एक दो जो सुल्तान्स के नाम इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखेंगे जिन्होंने लैंड मेजर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसने लैंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस करवाई यूजिंग बिस्वा एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद ये सिस्टम अबेंडन कर दिया गया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के केस में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, दीवाने को ही इस्टेब्लिश करता है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करता है। उसने भी लैंड सर्वेस वगैरह करवाई हैं, लैंड मेजरमेंट्स वगैरह करवाए हैं। तो दूसरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के सक्सेसर फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने भी एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट किया। इनफैक्ट इन्होंने इरिगेशन को बहुत प्रमोट किया है। एग्रीकल्चर में इन्होंने इरिगेशन को बहुत प्रमोट किया है। कैनाल्स वगैरह डग करवाए हैं, सतलुज से कैनाल्स डग करवाए हैं, रिवर यमुना से 2 कैनाल्स डग करवाए हैं हरियाणा वाले रीजन, हिसार वाले रीजन में पानी लेके आने के लिए। तो फिरोज तुगलक ने तो इरिगेशन को भी बहुत प्रमोट किया है, लैंड को भी मेजर करने की कोशिश की है ताकि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हों जिसके बेसिस पे हम अपनी कैलकुलेशंस वगैरह कर सकें, टैक्स कलेक्ट कर सकें। इसके अलावा लास्ट हमने किया था सिकंदर लोधी, इन्होंने भी लैंड मेजरमेंट्स वगैरह करवाई हैं, लैंड सर्वेस वगैरह करवाए हैं इन्होंने। लेकिन एक न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी इंट्रोड्यूस किया था जिसके बारे में हमने स्टडी किया था, गज ए सिकंदरी या न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिकंदर लोधी। तो ये कुछ राजाओं के आप नाम याद रखेंगे जिनके नाम एसोसिएटेड है विद लैंड मेजरमेंट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट अब आते हैं क्वाइनेज अंडर दिल्ली सल्तनत। ये जस्ट एक छोटा सा मैं क्विक रिव्यू दूंगा, हमने क्वाइनेज ऑलरेडी की हुई है। द बेसिक ट्राई मेटेलिक करेंसी क्या थी? ट्राई मेटेलिक करेंसी थी गोल्ड टंका, सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल। कॉपर जित्तल इनकी रेशो भी हमने की थी 1:10:480। एक गोल्ड टंका में 10 सिल्वर कॉइन आएंगे, एक गोल्ड टंका में 480 कॉपर कॉइन्स आएंगे। या एक सिल्वर कॉइन में कितने कॉपर कॉइन्स आएंगे? 48 कॉपर कॉइन्स आएंगे। साउथ इंडिया के केस में रेशो थोड़ी सी डिफरेंट थी, वहां 1:50 की रेशो थी या 500 की आप बोल सकते हो। गोल्ड के कंपैरिजन में 500, सिल्वर के कंपैरिजन में 50। जब डेक्कन में साउथ इंडिया में एक्सपेंशन हुई थी, नॉर्थ इंडिया में यूजुअली ये वाली रेशो फॉलो की जाती थी। अब इस कॉइनेज सिस्टम को जो कि इल्तुतमिश ने एस्टेब्लिश किया था, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आई हैं थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक जो मेजर चेंज आई है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आई है, जिसने कॉपर की या कॉपर के अलॉय बिलन के लिए आप यूज कर सकते हो, कॉपर के अलॉय की एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी कुछ टाइम के लिए, जिसकी वैल्यू उसने इक्वल कर दी थी इक्वल टू 1 सिल्वर टंका। लेकिन एक्सपेरिमेंट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो इसने वो रोल बैक कर दी थी, डिमोनेटाइजेशन कर दी थी अपनी टोकन करेंसी की। इसके अलावा एक और चेंज आप ध्यान में रखेंगे, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के सक्सेसर थे फिरोज शाह तुगलक। इनके रेन आते आते इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक की भी जो मजबूरियां थी कि क्यों वो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर रहे थे, एक्चुअली उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ सिल्वर थी।
during the times that Muhammad bin Tughlaq was ruling, Tughlaq dynasty was ruling 14th century में there was worldwide shortage of silver. कुछ टाइम तक ये शॉर्टेज ऑफ सिल्वर चली है 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में। फिर जब आगे यूरोपियन एक्सपेंशन वगैरह हुई है, साउथ अमेरिका में हम गए हैं, अमेरिका उसको हमने डिस्कवर किया है, साउथ अमेरिका में जाके हमें पता चला कि वहाँ तो यार बहुत सिल्वर है, फिर थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हुई है। तो देयर वाज वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ सिल्वर अराउंड 14th-15th सेंचुरी। तो इस शॉर्टेज ऑफ सिल्वर की वजह से अब ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स तो यूज़ हो नहीं सकते हैं। तो इसी चीज़ को सोल्यूशन ढूंढने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक कहता है यार कॉपर की करेंसी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फिरोज तुगलक कहता है कि यार चलो सिल्वर टंका नहीं है, हम कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए। तो उसने छोटे कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दिए, आधा और भिख। आधा तो नाम से ही क्लियर है, हाफ। किसका हाफ? विच इज हाफ ऑफ जित्तल, एंड भिख वॉज 1/4 ऑफ जित्तल। $50 पैसा, 25 पैसा, अगर ये 1 रुपी है तो 1/2 ऑफ जित्तल, 1/4 ऑफ जित्तल भिख, ये आधा। तो बस यही कॉइनेज है। मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए ही हुए हैं कॉइनेज के ऑलरेडी। आगे मूव करते हैं। इकोनॉमी अंडर दिल्ली सल्तनत। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एग्रीकल्चर वाज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। जो मोस्ट ऑफ द लोग दे वुड बी प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चरल टैक्सेस, लैंड टैक्सेस वाज द की रिसोर्स फॉर द स्टेट, की रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। लोगों के लिए भी लैंड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड वॉज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, कि मेरे पास कितनी ज़मीन है, तेरे पास कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्या हम एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लैंड वॉज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे 3 टाइप्स ऑफ लैंड, 3 तरह से लैंड को क्लासीफाई किया जाता था सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो इक्ता लैंड हो सकती है, द लैंड दैट इज गिवन एज इक्ता टू अ इक्तादार, जहाँ पे इक्तादार होगा, वली होगा, आगे शिक लेवल होगा, शिक वुड बी डिवाइडेड इनटू परगना, आगे चौधरी होगा, विलेज लेवल आएगा जहाँ पर कूत मुकद्दम होगा, जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं अपने बिहाफ पे एंड टैक्सेस पे करते हैं। देखते होगी इक्ता कैटेगरी ऑफ लैंड जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। दूसरी कैटेगरी ऑफ लैंड है खलीसा लैंड। खलीसा लैंड, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये वो लैंड्स हैं जिनका रेवेन्यू रिजर्व किया जाता था डायरेक्टली फॉर द क्राउन। द रेवेन्यू ऑफ दीज लैंड्स वाज डायरेक्टली रिजर्व्ड फॉर क्राउन, कि शाही इस्तेमाल के लिए कुछ रेवेन्यू डेडिकेट, कुछ लैंड्स डेडिकेट की जाती थी। भाई यहाँ से जो लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट होगा इसका तो डायरेक्टली सारा का सारा सुल्तान के एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्राउन लैंड्स या फिर खलीसा लैंड्स। तीसरा है इनाम लैंड्स, कि जो चैरिटीज वाला डिपार्टमेंट है या रिलीजियस डिपार्टमेंट है, खैरात, दीवाने खैरात या दीवाने रसालत, ये कुछ लैंड एज इनाम दे देते थे, या इनाम के तौर पे दे देते थे, या फिर वजीफा के तौर पे दे देते थे, कि किसी की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, पढ़ाई पढ़ुई को प्रमोट करने के लिए या लर्निंग को प्रमोट करने के लिए लैंड ग्रांट में दे दी कि आप इस जगह पर अपना मदरसा बना लो या इस जगह पर आप अपना कुछ लर्निंग इंस्टीट्यूशन बना लो। इस तरह से इनाम लैंड, किसी को रिवॉर्ड देने के बदले में लैंड दे दी। यूजुअली इन इनाम लैंड्स के ऊपर या वजीफा वाली लैंड्स के ऊपर टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता था, कि आपको गिफ्ट में मिली है, आप इंजॉय करो। थोड़ी सी लैंड मिलती थी, उसके ऊपर आप जो भी अपना काम करना चाहते हो, लर्निंग रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, रिलीजन रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। तो यूजुअली ये टैक्स फ्री टेन्योर्स होते थे, लेकिन मतलब यूजुअली, नॉट ऑलवेज। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ लैंड ध्यान में रखेंगे। फिर हमने देखा है डिस्कशन करते वक्त कि स्टेट भी बहुत एफर्ट्स करती थी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए, किस तरह से एग्रीकल्चर की एड की जा सकती है, किस तरह एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने को इस्टेब्लिश करते हैं, वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट का सिस्टम स्टार्ट करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करते हैं विद द तकवी लोन्स।
फिरोज तुगलक इरिगेशन के लिए स्पेशल काम करता है, एंड इरिगेशन जहाँ जहाँ प्रोवाइड करता है वो सेपरेट टैक्स भी लेता है, बट यस इरिगेशन भी प्रमोट करने के कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। लेकिन बेरिंग दीज एक्सेप्शंस मोस्टली किसान वॉज लेफ्ट टू हिमसेल्फ, भाई तू खुद ही अपनी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कर दे, जितनी तू ज़्यादा लैंड अपने कंट्रोल में लेके आएगा, जितनी तू ज़्यादा वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करेगा, उतनी तेरी प्रोडक्शन ज़्यादा, उतना लाइक स्टेट को भी फायदा है कि लैंड टैक्स ज़्यादा मिलेगा। फिर ये तो सारी डिस्कशन कर ली हमने एग्रीकल्चर की। दिल्ली सल्तनत का टाइम जब से स्टार्ट होता है एंड राइट अप टिल मुगल्स, this was the phase of third urbanization in North India. First urbanization हड़प्पन civilization, second urbanization महाजनपद वाले पीरियड से स्टार्ट होती है, गुप्ता टाइम्स तक चलती है। महाजनपद, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता। लेटर गुप्तास के टाइम से, पोस्ट गुप्तास के टाइम से एक डी अर्बनाइजेशन आ जाती है, ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हो जाता है, अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन हो जाता है, रूरल इकोनॉमी का प्रिडोमिनेंस हो जाता है, अर्बन सेंटर्स बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। टर्क्स के आने से फिर से अर्बनाइजेशन रिवाइव होती है। क्यों रिवाइव होती है? क्योंकि वो बहुत सारे गैरिसन टाउन्स इस्टेब्लिश करते हैं, या फोर्ट टाउन्स लिख देना चाहिए था मुझे, फोर्ट टाउन्स इस्टेब्लिश करते हैं। अब टर्क्स ऐसा है कि बाहर से आए थे, एक फॉरेन रूलिंग क्लास थी। ऐसा नहीं है कि आते ही वो सोसाइटी में घुल मिल से गए हैं एंड जहां पर पहले लोग रह रहे थे गांव में, तो साइड में 4 टर्क्स भी रहने लग गए। वो उनके लिए सेफ नहीं था। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अपनी पावर को कंसंट्रेट करके रखते थे किसी फोर्ट में या गैरिसन्स में, फोर्ट्रेस टाउन्स में, कि कोई लखनौती बना लिया या दिल्ली बना लिया, फोर्ट्रेस टाउन बना लिया, वहां पर अपनी फोर्सेस स्टेशन कर दी। विदिन द सेफ्टी ऑफ द फोर्ट, विदिन द फोर्टिफिकेशंस ऑफ द फोर्ट हम सिक्योर हैं, हमारी सारी फौजें भी यहाँ पर अंदर पोस्टेड हैं। अगर कहीं रिबेलियन होगा तो हम अपनी फौजों को लेके जाएंगे, पूरी फोर्स के साथ उस रिबेलियन को सप्रेस करेंगे, वापस अपनी सिक्योरिटी ऑफ द फोर्स में आके बैठ जाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे नए टाउन्स एस्टेब्लिश किए। दीपालपुर, इधर पंजाब वाले रीजन में एक इंपॉर्टेंट टाउन था जो एग्जिस्टेंस में आता है। मुल्तान बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। लाहौर, हालांकि लाहौर जितना बना उतना डिस्ट्रॉय भी हुआ, क्योंकि बार बार मंगोल इन्वेजन्स होती थी, सबसे ज़्यादा इफेक्ट लाहौर के ऊपर ही पड़ता था। वहाँ से आते थे, दिल्ली तक पहुँचे ना पहुँचे, लाहौर को तो लूट के ले ही जाते थे। तो मुल्तान, लाहौर, तबर हिंद, बठिंडा हमने किया था, समाना, लखनौती बंगाल में, तो बहुत सारे न्यू टाउन्स इस्टेब्लिश हुए। जौनपुर फिरोज तुगलक ने इस्टेब्लिश किया। सो दिस वाज द एज ऑफ अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया। ये थर्ड अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन दैट वी हैव हैड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स वाज आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट। इतना प्रोमिनेंट नहीं कि स्टेट को बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे, लेकिन एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड काफ़ी एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ। रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई, हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए, पीस इस्टेब्लिश हुआ। तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स होना था, ट्रांसपोर्टेशन थी, वो थोड़ी सी सेफ हो गई। मर्चेंट्स कॉन्फिडेंट हुए कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं सेफली। तो ट्रेड एंड कॉमर्स को भी एक बूस्ट मिलता है ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत की, क्या नई कल्चरल फॉर्म्स आती हैं, आर्किटेक्चर में क्या चेंजेस वगैरह आती हैं। हमने अर्ली मेडिवल वाली क्लास में काफ़ी डिटेल में टेम्पल आर्किटेक्चर किया था, जिसमें हमने 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर किए थे। अब टर्क्स के आने के बाद आर्किटेक्चरल फॉर्म में क्या चेंजेस वगैरह आती हैं, जो कि सिग्निफिकेंट चेंजेस होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले एक जेनेरिक सी डिस्कशन करेंगे, फिर हम डायनेस्टिक एवोल्यूशन पे आएंगे कि स्लेव डायनेस्टी ने क्या बनाया, तुगलक डायनेस्टी ने या खलजी डायनेस्टी ने क्या बनाया। तो बेसिकली जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, न्यू आर्ट फॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कमिंग ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के आने से पहले जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, चाहे हमने वो रीजनल डिफ्रेंसिएशन की थी कि नॉर्थ में नगर है, साउथ में द्रविड़ है, एंड इन दोनों का मिक्सचर है, वे सारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर
लेकिन फिर भी मतलब एक चीज बहुत प्रोमिनेंट थी उन तीनों ही आर्किटेक्चरल फॉर्म में, यूज ऑफ पिलर्स एंड लिंटल्स। अब हमने हॉल्स बनाने, जैसे याद करो लाइक किसी भी मंदिर का स्ट्रक्चर आप याद कर लो, यूजुअली मंदिरों में टेम्पल आर्किटेक्चर में मंडप होते थे, मंडपम्स होते थे, जो कि पिलर्ड हॉल्स होते थे। मंदिर के जस्ट आगे एक हॉल कंस्ट्रक्ट करवाना है जिसकी एक रूफ होगी, जिसकी एक छत होगी। अब लेकिन उस हॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पिलर्स लगाने पड़ते थे, क्योंकि मतलब अगर आप ये डिस्टेंस इंक्रीज करते रहोगे, मैंने और बड़ा हॉल करना है तो मैं और पिलर्स को दूर कर दूंगा, लेकिन अगर मैं दूर करता रहूंगा तो ऊपर जो मैंने स्लैब रखी हुई है ये टूट जाएगी बीच में से, तो मैं ज्यादा दूर नहीं लेके जा सकता अपने इन लाइक पिलर्स को। तो यूजुअली अगर क्या होता था कि अगर मुझे बड़ा हॉल बनाना है तो भाई मैं एक और पिलर लगा दूंगा और यहाँ पर एक स्लैब डाल दूंगा। मुझे और बड़ा हॉल बनाना है तो मैं एक और पिलर लगा दूंगा, यहाँ पर स्लैब डाल दूंगा। तो उसका रिजल्ट क्या होता था कि बहुत सारे पिलर्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते थे मुझे। पिलर्स एंड लिंटल्स, जैसे हम लेंटर बोल देते हैं, या स्लैब्स का इस्तेमाल करते थे, बीम्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी मेरी कंस्ट्रक्शन होती थी। अगर मैं वो जो ट्रायंगुलर सी विमानास, पिरामिडल विमानास की भी अगर मैं बात करूं, द्रविडन टेम्पल्स के, वो भी इसी तरह से बनते थे कि यहाँ पर एक लाइक दो पिलर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए, यहाँ पर स्लैब रख दी, यहाँ पर स्लैब रख दी, फिर यहाँ पर स्लैब रख दी, फिर यहाँ पर स्लैब रख दी। इस तरह से मतलब छोटे होते 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 एक पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता था। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ पिलर्स एंड लिंटल्स था हमारे प्रीवियस आर्किटेक्चर में। इस आर्किटेक्चर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जो पुराने वाला आर्किटेक्चर था उसके लिए एक कॉमन सा वर्ड यूज करते हैं, ट्रेबिएट आर्किटेक्चर। नगर, विसारा, द्रविड़ा तीनों मिला के उनको आप एक कॉमन कैटेगरी में डाल सकते हो, ट्रेबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें स्ट्रेट लाइंस, पिलर्स एंड लिंटर्स एंड बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम्स के आने से क्या हुआ, आर्कुवेट स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ, गुलाई में चीजें बननी स्टार्ट हो गई, यूज ऑफ आर्चेस, इस तरह से गुलाई में यूज ऑफ डोम्स, यूज ऑफ वॉल्स स्टार्ट हो गया विद द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स। तो क्योंकि गुलाई में चीजें बन रही हैं, इसके लिए हम स्टाइल को बोलते हैं आर्कुवेट स्टाइल, आर्क से आर्कुवेट स्टाइल। इसमें आप तीन नाम याद रखेंगे, आर्च, वॉल्ट एंड डोम। यहां पर लिखे हुए हैं आर्च, वॉल्ट एंड डोम। आर्क क्या होता है कि मेरे पास, जैसे अगर वैसे सी मैं डायग्राम फिर से बनाऊं, मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं यहाँ पर पहले मैं क्या करता था, यहाँ पर एक स्लैब रख देता था, यहाँ पर एक लिंटर सा डाल देता था, स्टोन की स्लैब रख दी। अब मैं एक सिंगल स्टोन की स्लैब रखने की बजाय एक आर्कुवेट सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक मैंने आर्च बना दी है। इसका फायदा ये था एज कंपेयर टू लिंटर कि ये जो डिस्टेंस है इस केस में ज्यादा हो सकता था एज कंपेयर टू अ नॉर्मल लिंटर। इसका ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो सकता है एंड इसलिए बहुत बड़े बड़े गेटवेज, कोई बड़े बड़े हॉल्स बनाने पॉसिबल हुए ड्यूरिंग दी मुस्लिम पीरियड। तो अगर तो सिंपली एक सिंगल लाइक स्ट्रक्चर सा कंस्ट्रक्ट किया जाए उसे हम बोल देते हैं आर्च। अगर एक लेयर ऑफ लाइक सीरीज ऑफ आर्चेस कंस्ट्रक्ट की गई हो सो दैट एक पैसेज सा बन गया हुआ है या एक हॉल सा बन गया या एक लाइक रास्ता सा बन गया है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वॉल्ट। ये होगी एक सिंगल आर्च। एंड अगर मतलब पूरा चारों दीवारों के ऊपर हमने एक हेमिस्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बना दिया है, उसको तो आपको पता ही है कि हम बोलते हैं डोम। लाइक साइंटिफिकली स्पीकिंग, सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों में प्रिंसिपल जो इस्तेमाल होता है वो सेम ही इस्तेमाल होता है, चाहे आर्च हो, चाहे वॉल्ट हो, चाहे डोम हो, सेम ही प्रिंसिपल पे ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मुस्लिम्स के आने से ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई, आर्कुवेट स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ। फिर एक और जो बड़ी चीज इंट्रोड्यूस हुई दैट वाज यूज ऑफ लाइम प्लास्टर। पहले हमारी जो बिल्डिंग्स बनती थी वो विदाउट एनी यूज ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बनती थी, बस एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख दिया, दूसरी स्लैब रख दी, स्लैब के ऊपर स्लैब रख दी,
कोई सीमेंटिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता था यहाँ पर, लेकिन मुस्लिम्स के आने से यूज ऑफ लाइम प्लास्टर स्टार्ट हो गया एज सीमेंटिंग मटेरियल। लाइम मोटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया एज सीमेंटिंग मटेरियल। दो पत्थर की स्लैबों को जोड़ने के लिए हमने प्लास्टर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। फिर डेकोरेशन के लिए जो स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है इस्लामिक बिल्डिंग्स में, उसके लिए आप ये वर्ड ध्यान में रखेंगे, अरबेस्क स्टाइल ऑफ डेकोरेशन या ऑर्नामेंटेशन इस्तेमाल किया जाता था। फ्रेंच वर्ड है ये, लाइक अरब स्टाइल आप बोल सकते हो। एक्चुअली अब इस्लाम में क्या है कि ह्यूमन फिगर्स बनाने पे मनाही है, कोई ह्यूमन फिगर्स नहीं बनाई जा सकती डेकोरेशन में, कोई सच मतलब एनिमल फिगर्स भी नहीं बनाई जा सकती। तो डेकोरेशन किस तरह से करनी है? अब हमारे जो पुराने आर्किटेक्चरल फॉर्म्स थे स्टाइलिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए, ऑर्नामेंटेशन के लिए, हम क्या करते थे, पूरी स्टोरीज वगैरह कार्व कर देते थे। उन स्टोरीज में अब ह्यूमन कैरेक्टर्स होते थे। तो सारे हमने इतनी सारी टेंपल आर्किटेक्चर देखी कि उनकी दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग्स की होती थी, लेकिन वो यूजुअली ह्यूमन फिगर्स की ही कार्विंग्स होती थी। चाहे वो लाइक लेट्स से डेटी भी रिप्रेजेंट की गई है, लॉर्ड बुद्धा को रिप्रेजेंट किया गया है, लॉर्ड विष्णु को रिप्रेजेंट किया गया है, या आम लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ह्यूमन फिगर्स ही बनाए हुए हैं डेकोरेशन के तौर पे या स्टोरी लाइन की फॉर्म में, नैरेटिव के फॉर्म में। लेकिन अब इस्लाम में इस चीज़ के ऊपर मना ही है। अब डेकोरेशन किस तरह से की जाए, तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लोरल पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे जड़ी बूटियाँ, बेल सी, लाइक इंटरट्वाइंड जो वाइन्स वगैरह होती थी, उस तरह की डेकोरेशन का इस्तेमाल किया जाता था। लाइक दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द अरबेस्क ऑर्नामेंटेशन। या एक और तरीका था, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स का इस्तेमाल किया जाता था कि बहुत इंट्रिकेट ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स को वहां पर ड्रॉ कर दिया जाता था या कार्व कर दिया जाता था। इस तरह से डेकोरेशन की जाती थी। या फिर कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया जाता था। कैलीग्राफी बहुत सुंदर आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है। कैलीग्राफी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में कुरानिक वर्सेस को लिख दिया जाता था गेट्स पे। जैसे ये वाइट मार्बल आपको नजर आ रहा है, इसके बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में कुरान की लाइंस को, कुरान की वर्सेस को यहाँ पर लिख दिया जाता था। तो इस तरह से लाइक दीज वर यूज्ड एज डेकोरेटिव एलिमेंट्स। द फ्लोरल पैटर्न्स, द वेजिटेटिव पैटर्न्स, द ज्योमेट्रिक डिजाइंस, द कैलीग्राफिक पैटर्न्स, एंड इन सब के लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है अरबेस्क ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, तो ये नई फॉर्म्स आई। फिर दो जो स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आते हैं आफ्टर द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स, ऑफ कोर्स, मॉस्क एंड टूम। इससे पहले वाले पीरियड में हम टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ते रहे। अब मुस्लिम्स के आने के बाद मॉस्क एंड टूम्स ये ज्यादा प्रोमिनेंस में आते हैं। जो बिल्डर्स हैं वो अपने लिए, खुद के लिए, जब उनकी डेथ हो जाती है कई बार खुद अपना टूम कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं, या अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने फादर के लिए, अपने बेटे के लिए टूम कंस्ट्रक्ट करवा दिया। फिर इस्लाम में मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाई जाती हैं, लाइक प्रेयर्स ऑफर करने के लिए। ऑब्वियसली कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, जब हमने वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम किया था कि उन्होंने सलात करनी है, 5 टाइम्स अ डे नमाज अदा करनी है, तो कोशिश करनी है कि कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क में इकट्ठे होके जो मुस्लिम्स ऑफ द एरिया दे वुड कॉन्ग्रीगेट इन अ मॉस्क एंड वहां पर वो नमाज अदा करेंगे, अगर पॉसिबल हो सका। एटलीस्ट नून वाली प्रेयर्स तो मॉस्क में ही करेंगे। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर, जो बेसिक डिजाइन या बेसिक प्लान ऑफ द मॉस्क है, उसमें क्या होता था कि एक स्ट्रक्चर होता था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है मॉस्क का, वो है किबला। Muslims are supposed to pray in the direction of Makkah. मक्का में the famous the holiest of the shrines है काबा। तो काबा को फेस करके मुस्लिम्स ने वर्शिप करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई काबा कहाँ है? मतलब आज की डेट में तो आपके फोन में कंपास एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर ये कंपास ना हो, ये टेक्नोलॉजी ना हो, तो मॉस्क की कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से की जाती है कि हर मॉस्क में एक मेहराब होती है।
जो कि मक्का को फेस करती है। मुस्लिम्स जाते हैं मॉस्क में, दे आर सपोज टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ किबला, दे आर सपोज टू फेस द मेहराब वाली वॉल जो होती है वो किबला की मतलब वो मक्का की डायरेक्शन में ही बनाई जाती है, सो दैट द मुस्लिम्स कैन कॉन्ग्रीगेट एंड ऑफर देयर प्रेयर्स फेसिंग मक्का। फिर यूजुअली मॉस्क के अंदर ही एक वाटर टैंक भी होता है एब्ल्यूशंस करने के लिए, थोड़े हाथ मुंह धोने के लिए एक टैंक होता है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे। एक मीनार होती है जिसमें इमाम साहब आवाज़ देते हैं टू कॉल दी फेथफुल टू दी प्रेयर। जहाँ प्लेटफॉर्म बना होता है वहाँ पर एक पल्पिट भी बनी होती है जहाँ इमाम साहब अपना सरमन सुनाते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक मॉस्क का स्ट्रक्चर है। टूम तो आप लोगों को पता ही है, बरियल प्लेस। यूजुअली आप इस केस में आप ध्यान रखोगे कि टूम की जो डायरेक्शन होती है यूजुअली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ऑन दी अदर हैंड मॉस्क की जो डायरेक्शन होती है दैट गोज विदाउट सेइंग कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होती है। इंडिया में अगर मॉस्क बनी है तो मक्का इज टुवर्ड्स दी वेस्ट ऑफ इंडिया, मक्का इज टुवर्ड्स दी वेस्ट ऑफ इंडिया। तो डायरेक्शन होगी मतलब जो किबला वाली वॉल होगी इंडियन मॉस्क में वो वेस्ट वाली साइड में होगी, एंट्री ईस्ट वाली साइड से होगी। लेकिन अगर लेट्स से लंदन में मॉस्क बनी हुई है तो लंदन के कंपैरिजन में मक्का इज टुवर्ड्स ईस्ट, तो उनका उल्टा हो जाएगा, उनका वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, मॉस्क एंड टूम। अब कौन सी मॉस्क किसने बनाई है उसकी डिस्क्रिप्शन तो हम आगे करेंगे। ये एक क्वेश्चन है जो आप ध्यान में रखेंगे। यूजुअली हमें क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। तो जिन लोगों ने पहले तैयारी वगैरह की हुई है तो शायद उन्हें पता हो कि यूजुअली हम पढ़ते हैं कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, लेकिन वो फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया नहीं है, वो फर्स्ट मॉस्क इन नॉर्थ इंडिया है, या रूलर्स द्वारा बनाई गई, इस्लामिक रूलर्स द्वारा बनाई गई वो पहली मॉस्क है। बट अगर हम इंडिया एज अ होल देखें तो पहली मॉस्क इन फैक्ट 7th सेंचुरी में ही कंस्ट्रक्ट कर दी गई थी केरला में। The very first mosque in India was constructed, now it is said that it was constructed during the lifetime of Prophet Muhammad. अरब ट्रेडर्स थे केरला में उन जमानों में, 7th सेंचुरी में चीरा डायनेस्टी का रूल था। तो चीरा किंग्स का अरब वाले रीजन के साथ अच्छा ट्रेड था। अरेबिया में इस्लाम का जन्म होता है, प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम प्रीच करते हैं एंड चीरा किंग वाज इम्प्रेस्ड बाय द मैसेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड बोलते हैं कि वो कन्वर्ट भी कर गए, कुछ सोर्सेस में नहीं भी लिखा हुआ, लेकिन वो एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाने का ऑर्डर देते हैं। मतलब वो ऑर्डर देते हैं, मॉस्क आगे कंप्लीट करवाते हैं, जो लोकल मुस्लिम्स वगैरह होते हैं वो कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन केरला में 7th सेंचुरी में ही फर्स्ट मॉस्क कंस्ट्रक्ट कर दी गई थी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जिसकी इनिशिएशन हो गई थी। बाकी कंप्लीशन तो थोड़ी सी लेट ही हुई है, 640-650 के अराउंड बोलते हैं कि ये कंप्लीट हुई थी। कौन सी मॉस्क है ये? चीरामन पेरुमल मॉस्क। चीरामन पेरुमल मॉस्क इज द ओल्डेस्ट मॉस्क इन इंडिया, जो कि केरला में है, कोचिन के थोड़ा सा दूर, एंड 7th सेंचुरी में ये मॉस्क कंस्ट्रक्ट की गई है। वापस आते हैं हमारे मुद्दे पे। हम डायनेस्टिक एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिंग दी फर्स्ट 2 मॉस्क ऑफ नॉर्थ इंडिया, दैट इज दी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये आप नाम ध्यान में रखेंगे, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये दिल्ली में है, एंड 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा ये अजमेर में है। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, घौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना कमांडर नियुक्त करके वापस चले जाते हैं, तो इंडिया में ये अभी सुल्तान भी नहीं बना होता, अभी घुरिद एम्पायर का ही पार्ट होता है।
घोरी अभी जिंदा होता है। तो 1190s में ही ये 2 मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा इन अजमेर एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। कुव्वतुल इस्लाम लिटरली मीन्स माइट ऑफ इस्लाम। अब ये एंड यहाँ पर आप नेम अजीब सा देख रहे हो, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये 2.5 दिन में कैसे झोंपड़ा तैयार हो गया? ये जो अर्लीस्ट मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी, ये हिंदू टेम्पल्स को ही कन्वर्ट कर दिया गया था मुस्लिम मॉस्क में, इस्लामिक मॉस्क में। तो ये चीज़ इन मॉस्क को देखने में भी नज़र आती है कि जो इनमें बिल्डिंग मटेरियल वगैरह इस्तेमाल किया गया, इनमें हिंदू आर्किटेक्चरल फॉर्म्स नज़र आते हैं। ऐसा कि टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ, उसका जो फ्रेगमेंट्स थे, उसके जो पिलर्स वगैरह के टुकड़े थे, वही एज बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करके ये स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो हिंदू आर्किटेक्चरल या फिर स्कल्पचरल फॉर्म्स, डिज़ाइन फॉर्म्स कैन बी फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ दीज मॉस्क, यहाँ भी एंड यहाँ भी, दोनों ही केसेस में। तो इनका जो बिल्डिंग मटेरियल है, आप लाइक ये हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके, हिंदू या जैन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके इनका बिल्डिंग मटेरियल एक्वायर किया गया था एंड इन मॉस्क को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी कुतुब मीनार की, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। इनकी लाइफ टाइम में ये कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने डिस्कस किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत छोटा सा रेन था, 1210 में उनकी डेथ हो गई थी पोलो खेलते हुए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। कंप्लीट करवाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश, जो नेक्स्ट रूलर होते हैं। इसका नाम इवेंचुअली रख दिया जाता है कुतुब मीनार ऑन द नेम ऑफ अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे नहीं कुतुब मीनार बना दी है। एक सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चिश्ती सूफी सिलसिला के ये सूफी सेंट थे। इनके नाम पे इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया। जब इल्तुतमिश ने ये मीनार बनाई थी तो इसने पहली 3 स्टोरीज ही बनाई थी। ये जो फर्स्ट 3 स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग है, दे वर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। मतलब आगे एक और थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है फिरोज तुगलक के टाइम पे। लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, बिजली स्ट्राइक करती है इसे, एंड जो ऊपर वाला टॉप स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक, आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक इसकी रिपेयर करवाता है। एंड जो ऊपर वाली आज की डेट में ये जो 2 स्टोरीज नजर आ रही हैं आपको, ये फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्ट करवाता है, फिरोज शाह तुगलक। एंड ये चीज आप विजिबली भी देखने को मिलती है। जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो रेड सैंडस्टोन में बना हुआ है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो वाइट या क्रीम सैंडस्टोन में बना हुआ है, वाइट मार्बल का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो देख के ही पता चल जाता है कि यार ये किसी डिफरेंट टाइम का स्ट्रक्चर है, ये किसी डिफरेंट टाइम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर प्रॉपर लाइक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर बेसिकली सर्कुलर सा मॉडल इस्तेमाल किया गया है। तो 2 डिफरेंट राजाओं ने इसके ऊपर काम किया है, रादर 3 डिफरेंट राजाओं ने काम किया है। स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक। टोटल लाइक 72 मीटर्स के अराउंड इसकी हाइट है। वन ऑफ द टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं जो कि मिडिवल इंडिया में हमारे। तो कुतुब मीनार के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ये जो सारी बिल्डिंग्स है, जैसे ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क भी है हमारी, कहाँ हो, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये सेम ही लोकेलिटी में है, सेम ही एरिया में है दिल्ली में। जो किला राय पिथौरा हमने किया था वो दिल्ली, जो कि तोमर्स ने कंस्ट्रक्ट किया था, अनंगपाल तोमर ने कंस्ट्रक्ट किया था, जिसके ऊपर इवेंचुअली पृथ्वीराज चौहान का कंट्रोल हो गया था। उस एरिया को लाल कोट या किला राय पिथौरा बोला जाता था। उस रीजन को स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर्स होते हैं, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उस रीजन पे अपना दबदबा बनाते हैं, अपना कंट्रोल बनाते हैं। एंड उसी रीजन में ये सारी बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, चाहे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, चाहे कुतुब मीनार है। इनफैक्ट ये जो आपको पिलर नजर आ रहा है, ये जो आपको आयरन पिलर नजर आ रहा है, याद है आप हमने किया था मेहरौली आयरन पिलर गुप्ता पीरियड में। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन किस राजा की है? चंद्रगुप्त II की है।
ये वही मेहरौली आयरन पिलर है, मेहरौली वाली लोकेशन पे या पुरानी दिल्ली वाली लोकेशन पे। तो वहीं पे लाल कोट था, वहीं किला राय पिथौरा था, वहीं पे इनका कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ। इसे दिल्ली का बोलना हमने स्टार्ट कर दिया, दिल्ली का, एंड इवेंचुअली दिल्ली का से बन गया दिल्ली। एंड आगे और डेवलपमेंट्स होती रही, वो सारी डेवलपमेंट्स हम आज की क्लास में देखेंगे कि ये तो एक तो ये वाली दिल्ली होगी जिसे हम किला राय पिथौरा बोल सकते हैं। उसके बाद एक नई दिल्ली की कंस्ट्रक्शन की गई इस पुरानी दिल्ली से थोड़ा सा हटके। वो किसने की, क्यों की, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है, कुतुब मीनार है, ये भी उसी बिल्डिंग में है। इनफैक्ट ये जो कुतुब मीनार था, ये पर्पस क्यों है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों बनवाया ये, अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये क्यों कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट कराई, इल्तुतमिश ने क्यों बनाया इसे। हर मॉस्क में यूजुअली एक मीनार होती है, मीनार की टॉप पे चढ़ के लाइक बांग दी जाती है, लाइक आवाज लाइक अनाउंसमेंट की जाती है फॉर द प्रेयर टाइम्स। वो 5 बार प्रेयर करनी है, घड़ियां तो होती नहीं थी, तो कैसे पता चलेगा अभी प्रेयर का टाइम हो गया, तो बांग दी जाती है कि प्रेयर के लिए आप लोग आ सकते हैं, प्रेयर का टाइम हो गया। तो यूजुअली हर मॉस्क में मीनार होती है। तो जो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कंस्ट्रक्ट की गई थी, उसी की मीनार के तौर पे इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क की मीनार है ये कुतुब मीनार। फिर आता है इल्तुतमिश का टाइम। इल्तुतमिश को बच्चे बोलते हैं हम फादर ऑफ टूम बिल्डिंग इन इंडिया। इसने टूम्स बनाने का कल्चर स्टार्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी का कोई बार बार अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई टूम हमारे पास सर्वाइविंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन इल्तुतमिश को बोला जाता है फादर ऑफ टूम बिल्डिंग इन इंडिया। ये अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद के लिए टूम कंस्ट्रक्ट करवाता है सुल्तानगढ़ी में। सुल्तानगढ़ी वॉज द टूम ऑफ इल्तुतमिश सन नसीरुद्दीन महमूद। एंड उसका अपना खुद का टूम भी है कुतुब कॉम्प्लेक्स में, इल्तुतमिश टूम एंड टूम ऑफ इल्तुतमिश सन। ये जो पहले 2 स्पेसिमेंस ऑफ टूम है हमारे पास, ये इल्तुतमिश के टाइम के अवेलेबल है दिल्ली सल्तनत में। तो इल्तुतमिश का टूम ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है। सुल्तानगढ़ी ये उससे थोड़ा सा हटके है, सुल्तानगढ़ी दिल्ली में ही इसके बेटे नसीरुद्दीन महमूद का टूम है। आप देख सकते हैं काफी लाइक ऑक्टागोनल सा इसने टूम बनाया, थोड़ा सा लाइक डिफरेंट है बाकी वाले टूम से। यूजुअली सिंपली ग्रेव कंस्ट्रक्ट की जाती है इस तरह से, यहाँ पर लेकिन एक ऑक्टागोनल सा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करवाया गया है। नेक्स्ट आता है द टाइम ऑफ बलबन। बलबन के केस में ये बलबन का टूम है, टूम ऑफ बलबन। काफी टूटा फूटा सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन मतलब ये डिस्ट्रॉय हो गया, इट हैज नॉट विथस्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन इसके बारे में आप याद रखेंगे, ये फर्स्ट ट्रू आर्च जो इंडिया में कंस्ट्रक्ट की गई है वो बलबन के टूम की कंस्ट्रक्ट की गई है। जो आर्च यहाँ पर सर्वाइविंग है, ये वाली आर्च नहीं, जो यहाँ पर इस साइड पे भी एक आर्च थी, उसके बारे में बोला जाता है कि दिस वॉज द फर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ ट्रू आर्च टू बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। पहली सही आर्च। अब आप सोचोगे कि भाई पिछली वाली स्लाइड्स में भी तो ये आर्चेस दिख ही रही हैं, ये भी तो आर्चेस ही हैं, ये ट्रू आर्चेस नहीं है। मतलब ये फॉल्स आर्च क्यों है? ऐसा नहीं है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर दिखता इस तरह से है वो एक आर्च है। ऐसे दिखने से आर्च नहीं बनती है, उसका कुछ जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब मैं इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में नहीं जाना चाहता, हालांकि लाइक पीछे से मैं सिविल इंजीनियर ही हूँ अपनी एजुकेशन से। कुछ टेंसाइल फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस का हिसाब किताब है कि जो आर्चेस होती हैं, जो एक ट्रू आर्च होती है, उसमें कोई टेंसाइल फोर्सेस नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं। चलो मतलब हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रू आर्च नहीं है। ट्रू आर्च वो होती है जो साइंटिफिकली कंस्ट्रक्ट की जाती है, जिसमें सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस काम कर रही होती हैं। तो बलबन के टूम के बारे में बोला जाता है कि यहाँ फर्स्ट ट्रू आर्च कंस्ट्रक्ट की गई थी। इससे पहले तो मतलब ऐसे तोड़ फोड़ के एक मेकशिफ्ट सा तरीके से ही आर्चेस वगैरह कंस्ट्रक्ट की जाती थी, क्योंकि
आर्टिसंस को, जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो बिल्डिंग्स वगैरह कर रहे थे, उनके पास स्किल नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि आर्च किस तरह से बनानी है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया से आर्किटेक्ट्स वगैरह भी आ गए थे, इंजीनियर्स भी आ गए थे, एंड आर्टिसंस भी आ गए थे, क्राफ्ट पर्सनस भी आ गए थे। वो तो इंडिया में जो पहले कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वही लोग अब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, एंड उन्होंने तो सारी उम्र वो ट्रेबिएट आर्किटेक्चर ही देखा था कि पिलर्स का इस्तेमाल कर लो, स्लैब्स का इस्तेमाल कर दो, जोड़ जोड़ के बना दो। अब ये आर्च कंस्ट्रक्ट किस तरह से करनी है, लाइक ये स्किल ही अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सल्तनत मैच्योर होती है और जो मुस्लिम किंगडम्स है वहाँ से आर्टिसंस वगैरह आके यहाँ पर सेटल होना स्टार्ट होते हैं, तो ये जो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हैं उनमें भी रिफाइनमेंट आती है। एंड यहाँ पर हमारे पास एविडेंस है फर्स्ट ट्रू आर्च का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आर्च है ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उन जमानों के लाइक रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट ट्रू आर्च थी। जो सर्वाइविंग ट्रू आर्च की हमारे पास पहली एग्जाम्पल है वो है ये। क्या है ये बिल्डिंग? ये खलजी डायनेस्टी के रूलर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं अलाउद्दीन खलजी, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा गेटवे। ये जो आर्च है दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ, मतलब अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ, जो सर्वाइव भी की है, ऑफ द ट्रू आर्च। तो आपको ऑप्शंस में कई बार ऐसा होता है कि बलबन का टूम ऑप्शन में ही नहीं दिया होता, अलाई दरवाजा ऑप्शन में दिया होता है कि फर्स्ट ट्रू आर्च इंडिया में कौन सी है। 4 बिल्डिंग्स दी होती हैं, उसमें बलबन का टूम ऑप्शन में ही नहीं होता, अलाई दरवाजा ऑप्शन में होगा, आप उसको टिक कर दोगे। अगर बलबन का टूम भी ऑप्शन में होगा तो फिर आप बलबन के टूम को टिक करके आओगे। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाता है अलाउद्दीन खलजी। रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर रेड सैंडस्टोन का है, बीच में व्हाइट मार्बल से एम्पैनलमेंट्स की हुई हैं एंड ब्यूटीफुल कैलीग्राफी की हुई है गेटवेज के ऊपर, इस्लामिक वर्सेस लिखी हुई हैं गेटवेज के ऊपर, एंड डोम भी ऊपर कंस्ट्रक्ट करवाया हुआ है। तो ये बिल्डिंग अलाउद्दीन खलजी ने कंस्ट्रक्ट करवाई है, एंड ये भी कुतुब कम्प्लेक्स में ही है। ये जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क थी उसका ही गेटवे था। ये दरवाजा किसका दरवाजा है? ये कुव्वतुल इस्लाम का सदर्न गेटवे है। वैसे तो उसका ऑलरेडी एक गेटवे एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसने एक एडिशनल गेटवे कंस्ट्रक्ट करवाया, सदर्न गेटवे कंस्ट्रक्ट करवाया, अलाई दरवाजा। फिर हमने डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खलजी ने मंगोल चैलेंज को इफेक्टिवली टैकल करने के लिए अपनी नई कैपिटल कंस्ट्रक्ट करवाई, सीरी, आउटसाइड दी पुरानी वाली दिल्ली, आउटसाइड दी किला राय पिथौरा वाला इलाका। नाउ दिस वाज द सेकंड दिल्ली। ये दूसरी दिल्ली है। पुरानी वाली दिल्ली एक तो कुतुब कॉम्प्लेक्स वाला इलाका हो गया, मेहरौली वाला इलाका हो गया, वहां पर स्लेव डायनेस्टी वाले रह रहे थे। उस इलाके से थोड़ा सा हटके सीरी अपनी न्यू कैपिटल कंस्ट्रक्ट की जाती है। दिस वाज सेकंड दिल्ली, जो कि अलाउद्दीन खलजी ही कंस्ट्रक्ट करवाता है। फिर अलाउद्दीन खलजी के टाइम के ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं महल हजार सातून। महल हजार सातून, सातून पिलर्स को बोलते हैं, हजार आपको पता ही है, महल आपको पता ही है। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, महल हजार सातून अलाउद्दीन खलजी कंस्ट्रक्ट करवाता है। फिर दिल्ली में अगर आप घूमने गए हो तो दिल्ली में एक रीजन है हौज खास। बेसिकली इट वाज अ रिजर्वॉयर दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अलाउद्दीन खलजी। अब उस रिजर्वॉयर के इलाके में प्रॉपर लाइक जो आगे के सुल्तान्स भी थे उन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह की है। फिरोज तुगलक ने काफ़ी वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाई हैं। तो लाइक प्रॉपर आज की डेट में एक रीजन एग्जिस्ट करता है दिल्ली में, हौज खास वाली लोकेलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन ओरिजिनली हौज खास क्या था? इट वॉज अ वाटर रेजर्वॉयर बिल्ट बाय अलाउद्दीन खलजी। उससे पहले भी एक रेजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट हुआ था, हौज शमसी, इल्तुमिश ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इल्तुमिश का असली नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुमिश। तो हौज ए शमसी किसने कंस्ट्रक्ट करवाई? इल्तुमिश ने कंस्ट्रक्ट करवाई। दूसरी हौज किसने कंस्ट्रक्ट करवाई? अलाउद्दीन खलजी ने कंस्ट्रक्ट करवाई, हौज खास। फिर तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो तुगलक्स के आने से एक लाइक चेंज ऑब्जर्व किया जाता है।
अभी तक जो बिल्डिंग्स हम देख रहे थे मोस्टली रेड सैंडस्टोन में बनी थी, लेकिन तुगलक्स के आने से ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं इनकी बिल्डिंग्स में थोड़ा सा ग्रेइश सा सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया हुआ है। एक तो ये चेंज इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा एक पेक्यूलियर सा फीचर है तुगलक की बिल्डिंग्स का, दैट वाज यूज ऑफ स्लोपिंग वॉल्स। यूज ऑफ स्लोपिंग वॉल्स, जिसे बैटर बोला जाता है, या हिंदी में बटेर था जो बैटर बन गया। यूज ऑफ स्लोपिंग वॉल्स, आप यहां देखो, ये दिस इज द टूम ऑफ घियासुद्दीन तुगलक। ये रेड स्टोन में इस्तेमाल, रेड सैंडस्टोन में ही बनाया गया एंड वाइट मार्बल है इसमें। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि वॉल्स थोड़ी सी अंदर की तरफ स्लोप कर रही हैं, इस तरह से लाइक स्लोपिंग वॉल्स हैं कि बाहर से हम देखेंगे तो झुकी हुई सी दीवारें हैं। यहां पर भी स्लोपिंग वॉल्स का इस्तेमाल है, यहां पर भी स्लोपिंग वॉल्स का इस्तेमाल है। तो ये पेक्यूलियर फीचर है तुगलक आर्किटेक्चर का, अलॉन्ग विद यूज ऑफ ग्रे कलर्ड सैंडस्टोन। फिर तुगलक्स के टाइम पे इन जनरली बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई है। घियासुद्दीन तुगलक अपना टूम कंस्ट्रक्ट करवाते हैं खुद ही, एंड वो एक अपनी नई कैपिटल कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तुगलकाबाद। अपनी नई कैपिटल कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तुगलकाबाद। Now this was तुगलकाबाद was the third दिल्ली। 7 डिफरेंट दिल्लीज माने जाते हैं। तो फर्स्ट दिल्ली, सेकंड दिल्ली, थर्ड दिल्ली was तुगलकाबाद, कंस्ट्रक्टेड बाय घियासुद्दीन तुगलक। अगले रूलर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। वो देखते हैं भाई यार, एक महरौली वाली पुरानी दिल्ली है, किला राय पिथौरा वाला इलाका, एक अलाउद्दीन खलजी ने सीरी बना दी, एक मेरे अब्बा हुजूर ने ये तुगलकाबाद कंस्ट्रक्ट करवा दिया। 3 दिल्लीज कंस्ट्रक्ट हुई हैं एक दूसरे के बहुत पास पास। मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों दिल्लीज को लाइक एक सिंगल वॉल में बांध के एक बड़ा सा शहर बना देता हूँ। कुछ लोग वहां रह रहे हैं, कुछ लोग सीरी में रह रहे हैं, कुछ लोग तुगलकाबाद में रह रहे हैं। मैं काम करता हूँ, सबको फोर्टिफाई सा करके एक सिंगल एक फोर्टिफिकेशन वॉल में बांध के एक बड़ा सा शहर बना देता हूँ। अब ये बनता है 4th दिल्ली, जिसे बोलते हैं जहांपन्ना। जहांपन्ना, दिस वाज द 4th दिल्ली कंस्ट्रक्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक बाय फोर्टिफाइंग द एग्जिस्टिंग दिल्लीज एंड एडिंग सम न्यू बिल्डिंग्स। मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। आगे आता है फिरोज तुगलक। सबसे ज्यादा बिल्डिंग एक्टिविटी होती है फिरोज तुगलक के टाइम की। बहुत बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। ही वाज लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्चर। दिल्ली में ये 3 दिल्लीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ये कहता है कि जी मैं चौथी बनाऊंगा, नहीं 4 हो गई हैं। ये कहता है मैं 5वीं बनाऊंगा। जहांपन्ना, तुगलकाबाद, पीछे अगर चलें, जहांपन्ना, तुगलकाबाद, सीरी एंड किला राय पिथौरा, 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कहता है कि मैं 5वीं बनाऊंगा। अपनी दिल्ली का ये नाम रखता है फिरोजाबाद, अपने नाम पे फिरोजाबाद। जहां की फेमस फोर्ट्रेस है, जहां का फेमस किला था फिरोज शाह कोटला, जहां दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम भी है, फिरोज शाह कोटला मैदान। तो फिरोज शाह कोटला ये कंस्ट्रक्ट करवाता है एज अ फोर्ट्रेस इन हिज न्यू कैपिटल फिरोजाबाद। ये 5वीं दिल्ली हो गई। तो 3 दिल्ली कंस्ट्रक्ट की जाती हैं तुगलक्स के टाइम पे। फिर फिरोज तुगलक ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है, ये और भी बड़े न्यू सिटीज की फाउंडेशन रखता है। फिरोजपुर पंजाब में, हिसार हरियाणा में, जौनपुर यूपी में, फतेहाबाद हरियाणा में, ये सारे जो शहर हैं इनकी फाउंडेशन भी फिरोज तुगलक रखता है। तो दिल्ली में भी ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है, अदर एरियाज ऑफ हिज अंपायर में भी ये बिल्डिंग एक्टिविटी करता है। तो ये था तुगलक आर्किटेक्चर। लास्ट में आते हैं सैयद्स एंड लोधी। सैयद्स काफी वीक डायनेस्टी थी, इनके टाइम के कोई सर्वाइविंग इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल रिमेन्स नहीं है हमारे पास। लोधीज के टाइम पे बिल्डिंग एक्टिविटी फिर से रिवाइव की जाती है। दिल्ली में फेमस लोधी गार्डन्स है। लोधी गार्डन्स में लोधी फैमिली के टूम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। जैसे कि ओवर हियर यू कैन सी ऑक्टागोनल से प्लान के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है टूम ऑफ सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी का टूम है। ऑक्टागोनल प्लान के ऊपर लोधी गार्डन्स में ही है ये टूम।
एंड इसी तरह से लोधी गार्डन्स में ये शीश गुंबज, लाइक इस बिल्डिंग का नाम है शीश गुंबज। ये लोधी फैमिली के ही आगे, मतलब ऐसा कोई लोधी किंग नहीं, लोधी फैमिली में ही आगे किसी मेंबर के लिए टूम कंस्ट्रक्ट किया गया था, शीश गुंबद। तो लोधीज के टाइम पे लोधी गार्डन्स में बिल्डिंग एक्टिविटी की गई है, टूम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो इसके साथ हमारे आर्किटेक्चरल फॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। जितने भी डिफरेंट डायनेस्टीज की इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो हमने कवर की है। जो कुतुब कम्प्लेक्स है हमारा, पूरा का पूरा कुतुब कम्प्लेक्स, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कुतुब मीनार है, कुबतुल इस्लाम मॉस्क है, जिसमें मेहरौली आयरन पिलर है, जिसमें अलाई दरवाज़ा है। वो सारा जो कुतुब कम्प्लेक्स है, इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आगे चलते हैं, लास्ट में हम देखेंगे डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड लिटरेचर। बहुत सारी बुक्स कंपोज की गई हैं। इन्हीं बुक्स को पढ़ के हमने मिडिवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ये हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी है रिगार्डिंग दी दिल्ली सल्तनत। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चचनामा के बारे में, कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक कंपाइल्ड फॉर्म में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चचनामा, ब्राह्मण चच डायनेस्टी कहाँ रूल कर रही थी? सिंध में। कब? जब मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन हुई। चच का सक्सेसर था दाहिर, जिसको मोहम्मद बिन कासिम डिफीट करता है। तो उस पीरियड की एक बुक थी चचनामा, जो कि अरबिक में लिखी गई थी लेकिन सरवाइव नहीं की है। हमारे पास जो सरवाइव किया, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो उसकी 13th सेंचुरी पर्शियन ट्रांसलेशन है, जो कि अली कुफी ने की है। द पर्शियन ट्रांसलेशन इज डन बाय अली कुफी। फिर जिया नक्शबी ने बुक लिखी है टूटीनामा, द पैरट्स बुक, द बुक ऑफ पैरट। टूटी, टूथ, पैरट को के लिए वर्ड यूज किया जाता है। जिया नक्शबी की बुक है। ये फोक टेल्स वगैरह हैं, जो कि लाइक जो पंचतंत्र की कहानी है, उनका एक अडेप्टेड सा वर्जन है टूटीनामा में, जिया नक्शबी। फिरदौसी, जो कि महमूद ऑफ गजनी की कोर्ट का में एक पोइट होता है, वो लिखता है शाहनामा। शाहनामा was composed, it's a very important book on the Islamic theory of kingship. शाहनामा written by फिरदौसी। अल बेरूनी, जो महमूद ऑफ गजनी के साथ ही इंडिया आता है, इंडिया में लाइक जो चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है, अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अपनी बुक लिखता है, तहकीक हिंद या तारीख हिंद या किताब हिंद। पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट पोइट होता है चांद बादाई। ये बुक लिखता है पृथ्वीराज रासो। इसका हमने रेफरेंस लिया था जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे। देन इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट बुक कंपोज की गई थी, लिखी गई थी, कलहन की राज तरंगिनी। इस बुक के बारे में कहते हैं कि मतलब जब ब्रिटिश ने इंडिया आके इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया, इंडिया की बुक्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो मतलब वो बहुत परेशान से हो गई कि यार ये कैसी किताबें लिखी हुई हैं तुम लोगों ने, कि तुम्हें तो हिस्ट्री लिखने का ढंग ही नहीं है। इंडियंस डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ हिस्ट्री, ये घोषणा कर दी उन्होंने। कह रहे कि तुमने अपनी लाइक इतनी पुरानी तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम लोगों ने कोई ढंग की किताब नहीं लिखी जिसमें तुमने अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड किया हुआ, सब में गप्पे सी मारी हुई हैं तुमने, ऐसे बढ़ा चढ़ा के तुम बातें सी लिख रहे हो जो कि मानने लायक नहीं है, सिवाय एक किताब के, वो थी ये उनके हिसाब से कलहन द्वारा लिखी गई राज तरंगिनी। ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर लिखी गई ये किताब है। ये कहते हैं कि ये एक हमें किताब मिली है जो प्रॉपर हिस्टोरिकल तरीके से लिखी गई है, जिसमें इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है। इस साल में ये हुआ, इसने ये किया, इसने इसको मारा, ये डायनेस्टी खत्म हुई, अगली डायनेस्टी आई, ये राजा मरा, अगला राजा आया। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट एनी एग्जेजरेशन या विदाउट एनी मिथ्स वगैरह। तो इस बुक को लाइक कलहंस राज तरंगिनी एक इंपॉर्टेंट बुक है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसी टाइम में ये कंपोज की गई है। फिर कोर्ट हिस्टोरियंस आ जाते हैं हमारे, मिनहाजुल सिराज, जियाउद्दीन बरानी या अफीफ। इनमें से पहले दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनहाजुल सिराज एंड जियाउद्दीन बरानी। बस इसका बरानी आपने याद रख लेना है। मिनहाजुल सिराज की किताब है तबाकत ए नासिरी। जब से घुरिद इन्वेजन्स के टाइम से, घुरिद इन्वेजन के टाइम से नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे, स्लेव डायनेस्टी का जो राजा था नसीरुद्दीन महमूद,
उसके टाइम की हिस्ट्री बताती है हमें तबाकत ए नासिरी। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अगले पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चलती है? ये बरानी की बुक है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही ये बलबन के टाइम से लेके, मतलब नसीरुद्दीन महमूद वो बलबन का ही सन इन लॉ होता है जिसके टाइम पे बलबन नायब होता है। तो नसीरुद्दीन महमूद की डेथ से पे ये खत्म हो जाती है। तो बलबन के टाइम से लेके फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक की जो हिस्ट्री है, बलबन टू FST, ये हमें मिलती है तारीखे फिरोज शाही से। द सेम इज ट्रू अबाउट दिस वाली तारीखे फिरोज शाही ऑल्सो। अब दो बुक्स हैं, नाम सेम है, ऑथर अलग अलग हैं। उस टाइम पे पेटेंट पुटेंट का कोई सीन नहीं था, कॉपीराइट का कोई सीन नहीं था। तो तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही, ये एक बुक लिखी है अफीफ ने, दूसरी बुक लिखी है बरानी ने। दोनों ही फिरोज शाह की कोर्ट में राइटर्स थे। बरानी इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी इम्पोर्टेंट राइटर था, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी इसकी दुर्गति सी हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए ये अपनी किताब लिखता है तारीखे फिरोज शाही। एंड बरानी ने बहुत डिटेल में अलाउद्दीन खलजी के बारे में लिखा है, उसकी पॉलिसीज के बारे में लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है। तो वो सारी जो बातें हैं कि स्टेट इन इंडिया इज नॉट अ टोटली इस्लामिक स्टेट, जो अनफॉर्चुनेटली वो बोल रहा है, मतलब कि मुझे बहुत अफसोस है कि स्टेट इन इंडिया इज नॉट टोटली इस्लामिक, वो सारी बातें लिखी हुई हैं इसने फतवा ए जहानदारी में। उसने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन दी फंक्शंस ऑफ द स्टेट, रिलीजियस फंक्शंस हो गए एंड सेकुलर फंक्शंस। सेकुलर फंक्शंस के लिए सेकुलर रेगुलेशंस भी एग्जिस्ट करती थी दिल्ली सल्तनत में। तो फतवा ए जहानदारी ये उसकी दूसरी किताब थी। तो ये दो किताबें बरानी की आप याद रखोगे, ये सेम से नाम की किताब है अफीफ। अगर आपको ये याद है तो बस आपको यही याद रखना है कि एक और फिरोज शाह तारीखे फिरोज शाही भी थी जो अफीफ ने लिखी है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में एक मोरक्कन ट्रेवलर आता है इब्न बतूता, मैंने बताया था इसकी बुक अरबिक में लिखी गई है, किताबे रिहाला या फिर सफ़रनामा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें रीन के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। फिर एक बहुत यूनिक एंड इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे दिल्ली सल्तनत के टाइम के, अमीर खुसरो। बलबन से स्टार्ट हो जाओ, बलबन काइक्यूबाद, चलो चाहे जितना भी वीक हो, बलबन का बेटा था, सक्सेसर था काइक्यूबाद। उसके बाद क्यूमस तो 2 महीने ही रहा है, उसको इग्नोर करो। बलबन, काइक्यूबाद, जलालुद्दीन खलजी, जलालुद्दीन फिरोज खलजी, अलाउद्दीन खलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसके बाद खुसराओ मलिक, उसके बाद घियासुद्दीन तुगलक। बलबन से स्टार्ट होके घियासुद्दीन तुगलक तक अमीर खुसरो साहब कोर्ट पोइट रहते हैं। सबके इतने सारे दिल्ली सुल्तान्स को ये खुश करते हैं अपनी पोइट्री से, अपनी गज़ल से, अपनी कवालियों से। तो अमीर खुसरो ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री जिसे बोलते हैं सबक ए हिंद। पर्शियन पोइट्री का इन्होंने न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, उस स्टाइल को बोलते हैं सबक ए हिंद। इन्हें प्यार से तूते हिंद भी बोला जाता है, पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तूते हिंद। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, खजाए उल फुतू। नाउ दिस बुक वाज रिटन ऑन द कंक्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खलजी। तुगलक नामा, घियासुद्दीन तुगलक के रीन के टाइम पे। लैला मजनू का किस्सा लिखा इन्होंने। नो सिपर बुक लिखी गई। दुवल रानी खिजर खान, इनकी मैरिज के कंटेक्स्ट में, दुवल रानी ये गुजरात की रानी थी, खिजर खान अलाउद्दीन खलजी का बेटा था। इनकी मैरिज के कंटेक्स्ट में इन्होंने बुक लिखी है हश्त बिहश्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ा आशिक मिजाज का बंदा था, इतनी सारी लैला मजनू जैसी लव स्टोरीज इसने लिखी हैं, लेकिन इसने पद्मावत वाला इंसिडेंट मेंशन नहीं किया अपनी किताबों में। इसने जौहर के बारे में भी मेंशन नहीं किया अपनी किताब में, जो कि चित्तौड़ में हुआ था, जो कि पद्मावत में मेंशन किया गया।
जबकि ऐसा नहीं है कि इसे पता नहीं था कि जौहर क्या होता है क्या नहीं होता। ये रणथंभौर में जब लड़ाई होती है उस केस में ये मेंशन करता है कि राजपूत विमेन दे कमिटेड जौहर, लेकिन चित्तौड़ के केस में ये नहीं लिखता है। अब इसने क्यों नहीं लिखा या अगर हुआ था, ये लाइक हिस्टोरिकल डिबेट है, लेकिन मतलब लाला ये आप किताबें याद रखोगे अमीर खुसरो की। फिर नॉट ओनली लिटरेचर, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट म्यूजिशियन। इन फैक्ट इसने कव्वाली, he is considered as the progenitor of this form of music। कव्वाली स्टार्ट ही की है अमीर खुसरो ने। he invented तबला, he invented सितार, काफ़ी सारे नए जो राग हैं वो इसने डेवलप किए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ म्यूजिक एज वेल एज लिटरेचर। फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही, फिरोज तुगलक के टाइम पे एक संस्कृत वर्क था राग दर्पण, जो कि म्यूजिक के ऊपर लिखा गया था। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। फिरोज तुगलक के टाइम पे लाइक आप ये याद रखेंगे, राग दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो ये आप इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ध्यान में रखेंगे रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड लिटरेचर। तो इसके साथ बच्चे हमारा सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत है, कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत है, वो कंप्लीट होती हैं। तो काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो लाइक दोबारा देख सकते हैं ताकि चीज़ें प्रॉपरली आपके दिमाग में घुस जाएं एंड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लाइक आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही लॉन्ग टर्म मेमोरी के बेसिस पे ही उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएं। तो दैट्स ऑल, आई विल टेक योर लीव विद दिस। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।